नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे राजस्थान में जितने भी राजवंश हैं उनसे संबंधित। और राजवंश जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इसी पुस्तक की लाइनों को उठा के डायरेक्ट दे रहा है एग्जामिनर, और वो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे रहा है। तो इस बुक की प्रत्येक लाइन इम्पोर्टेंट है। इस बुक में हर एक लाइन को अपने को अच्छे से एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग, जहाँ तक मेरी कोशिश है, पूरे राजवंश का निपटान करेंगे। जितने भी राजवंश पढ़ाए हैं दिए हुए हैं इसमें, तो वो अपन सारे देखेंगे। तो आप सभी लोग, थोड़ा सा सेशन लंबा रहेगा, थोड़ा पेशेंस बना के इसको कर लेना कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अब कहाँ कहाँ के जो वैज्ञानिक हैं या फिर कुछ जैसे अपने साहित्यकार रहे होंगे, तो उन्होंने सबने अपने अपने मत दिए थे। तो इसके बारे में हम इस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राजा हुआ करता था एक हर्षवर्धन। उसकी मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में। इसके बाद में जो है भारत में राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित की गई थी। भारत में राजनीतिक एकता जो थी, जो गुप्तों के समय जो राजनीतिक एकता भारत में स्थापित की गई थी, वो पुनः समाप्त होने लग गई थी। किसकी मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक एकता धीरे धीरे समाप्त होने लगी? तो वो थी हर्षवर्धन। इसकी मृत्यु हो गई थी 647 में। और इसके बाद भारत में जो थी, क्या थी, गुप्तों के समय जो राजनीतिक एकता जो थी, वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, समाप्त होने लग गई। फिर इसी समय उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लगी। तो भारत का उत्तर वाला जो राज्य था, ये वाला, इसमें छोटे 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 राज्य बनने लग गए इस वाले स्थान में, ठीक है। ये राज्य आपस में संघर्षरत रहे, मतलब ये छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से क्या करते रहे, संघर्ष करने लगे, ठीक है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे, वे राजपूत राजवंश कहलाए। अब देखो, काम की बात क्या है कि राजपूत राजवंश किन संघर्षों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए? तो उत्तर भारत में अनेक जो ये छोटे छोटे यहाँ पे राज्य, इनकी स्थापना होने लगी। और ये राज्य क्या करने लगे, आपस में ही क्या करने लगे, एक दूसरे के साथ संघर्ष करने लगे। और इनके परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश का निर्माण हुआ, वो नए राजवंश क्या कहलाने लगे, वो नए राजवंश आपके राजपूत राजवंश कहलाने लगे। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है। और इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। क्या है, देखो, भारत का पूर्व और मध्यकालीन जो इतिहास है, इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कि भारत के किस काल का इतिहास राजपूतों के राजवंश का इतिहास रहा होगा? तो आपको याद रखना है पूर्व मध्यकालीन। कौन सा? पूर्व मध्यकालीन। जो भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास है, वो किसका इतिहास रहा? तो वो रहा राजपूत राजवंशों का इतिहास रहा, ठीक है। फिर प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं कि वे राजपूत, है ना, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रतिभाशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का जो भी समय रहा था, वो क्या कहलाया था, राजपूत युग कहलाया था। देखो, यहाँ पर राजपूत युग के बारे में दो तीन बातें। पहली बात तो क्या थी कि राजपूत राजवंश जो थे, वो क्या थे, उत्तर भारत में जो छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। और वो छोटे छोटे राज्य आपस में एक दूसरे से क्या करे, संघर्ष करे, ठीक है। और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे, वो क्या कहलाए, वो कहलाए आपके राजपूत राजवंश कहलाए। एक लाइन तो ये हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी लाइन क्या हो गई कि भारत का जो है वो पूर्व मध्यकालीन इतिहास, भारत का कौन सा इतिहास, पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही है। तो भारत का कौन सा वाला इतिहास राजपूत राजवंशों का है? पूर्व मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन कहता है? तो स्मिथ कहते हैं। कौन कहता है? इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो उत्तरी भारत वाला रीजन है, ठीक है, उसमें मुसलमानों के आधिपत्य तक ये इतने प्रभावी हो गए थे, प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का जो काल रहा, वो कौन सा काल रहा?
वो राजपूत काल यानी कि राजपूत युग रहा। ये 4-5 बातें जो है स्टेटमेंट में पूछी जा चुकी है। ये 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से स्मिथ के अनुसार 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कौन सा युग रहा या फिर राजपूत युग का काल क्या रहा। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी वाला, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि राजपूत थे कौन। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि राजपूत कौन थे। ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है, पहले भी उलझा हुआ था और ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है, ठीक है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत दिए, प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी ऐसा मत नहीं है जो पूरी तरह से सर्वमान्य हो। अब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं, यानी कि जीएच ओझा कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने ऐसा लिखा है कि राजपूत शब्द नया प्रयोग में नहीं है, ठीक है। ये जो है प्राचीन काल के जो ग्रंथों में भी इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। जैसे जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाणभट्ट के हर्षचरित ग्रंथ में, कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसने कही ये बात? ये कही है डॉक्टर हीराचंद ओझा ने, जीएच ओझा ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति में उन्होंने ऐसा लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं हुआ है, ये तो पहले से प्रचलित है। तो बताओ भाई कैसे प्रचलित? तो फिर उन्होंने ऐसा बताया कि प्राचीन ग्रंथों में भी हमने देखा है, हमने जो प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे, हमने पढ़ा था चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसमें राजपूतों का नाम था। हमने देखा कालिदास के नाटकों में बाणभट्ट, है ना, और कालिदास के नाटकों में देखा, बाणभट्ट के हर्षचरित जैसे कादम्बरी जैसे ग्रंथों में हमने इसका व्यापक रूप से प्रयोग देखा। किस शब्द का? राजपूत शब्द का, है ना। तो ये बात किसने कही थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कही थी, ठीक है। फिर आता है आपका चीनी यात्री हेवेंगसोंग। इसने भी जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय तो कहीं राजपूत लिखा हुआ है। तो चीनी यात्री वेंगसांग ने हर्षवर्धन के समय आया था, ये है ना, और हर्षवर्धन के समय इसने भी ये लिखा था, कहीं पे राजाओं को कहीं क्षत्रिय लिख दिया, कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। डॉक्टर ओझा ने कह तो दी है बात, परंतु हर जगह इस बात की कहीं ना कहीं तुलना की जाती है, कहीं ना कहीं इसको क्रॉस किया जाता है। कहीं भी दो लोग बात करते हैं तो कोई किसी की बात पे काटता है, किसी को 100% लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ था। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में पहले मुसलमान आ गए थे, उसके बाद में ही ये शब्द मिला था, ठीक है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि शासक वर्ग जो होते थे और जो क्षत्रिय वर्ग होते थे, उनके लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। अब उसके मत एवं उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो इसमें से सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट थी कि ये सिर्फ गौरीशंकर हीराचंद ओझा वाली बात, और इधर अपन ने ऊपर देखा था ये स्मिथ ने क्या कहा था। स्मिथ ने हर्ष की मृत्यु के बाद में जो उत्तर भारत में मुसलमानों का जो आधिपत्य था उस समय, उसके बाद जस्ट राजपूत आने लगे, और 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो समय रहा वो किसका समय कहलाया? राजपूत काल कहलाया या राजपूत युग कहलाया। उसके बाद में अपन ने हीराचंद ओझा ने जो बात कही थी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, कि प्राचीन काल में ग्रंथों में इसका व्यापक जो है प्रयोग मिला। ऐसा नहीं है कि राजपूत शब्द प्रयोग में नहीं आया कहीं। इस फिर उन्होंने बताया कि चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे कालिदास के नाटक हो गए, बाणभट्ट का हर्षचरित हो गया, कादम्बरी जैसे ग्रंथों में बात की। फिर चीनी यात्री हैंगसोंग जो कि हर्षवर्धन के समय आया, तो हर्षवर्धन के समय आया तो उन्होंने भी जो है कहीं पे क्षत्रिय शब्द का यूज किया, कहीं पे राजपूत शब्द का यूज किया। तो डॉक्टर ओझा ने जितने भी मत दिए उनका कहीं ना कहीं खंडन होता रहा, तो इस वजह से वो सर्वमान्य नहीं रहे। फिर इसके बाद में ये बताया गया कि राजपूत शब्द का प्रयोग जो एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि शासक वर्ग जो था, वो जो भी क्षत्रिय वर्ग था, वो वहाँ पे जो शासन करने वाले व्यक्ति होते थे उनके लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग वो लोग करते थे। बस इतना इस पैराग्राफ में था। अब आगे हम देखते हैं धीरे धीरे इसको अच्छे से करते हुए एक एक को, ठीक है। अब देखते हैं कि राजपूतों को कहीं ना कहीं वैदिक आर्य की संतान बताया गया। वैदिक आर्य की संतान कैसे बताया गया इस बारे में हम देखते हैं।
तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वही आपके जीएच ओझा अपन ऊपर बात कर चुके हैं। और आपके सीवी वैद्य, राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। तो कौन कौन मानता है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जी एच ओझा, ठीक है। और कौन है साथ में? सीवी वैद्य। ये दो व्यक्ति जो है ये क्या मानते हैं? राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं, यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? जीएच ओझा, सीवी वैद्य। उनके कथनों के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व रखते थे, अस्त्र रखते थे। तो पहले जो पुराने जमाने में जो क्षत्रिय होते थे उनकी तरह राजपूत क्या रखते थे? घोड़े रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे। और इसे भारतीय आर्यों में जो क्षत्रिय वर्ण हुआ करता था वो भी क्या रखता था? अस्त्र और घोड़े रखा करता था। तो ये राजपूत जो है उन्हीं आर्यों की संतानों में से हैं। प्राचीन आर्यों की भांति ये लोग यज्ञ भी करते हैं और बलि में भी इनका विश्वास है। जिस तरह से आर्य लोग यज्ञ किया करते थे और जिस तरह से आर्य लोग बलि प्रथा को मानते थे, ठीक उसी प्रकार राजपूत लोग भी यज्ञ और बलि प्रथा में विश्वास रखते थे। जिस तरह से आर्य लोगों के शरीर सुडौल हुआ करते थे, उनके मतलब जिम वाली बॉडी हुआ करती थी, लंबी नाक हुआ करती थी, सिर लंबे सिर हुआ करते थे, ठीक इसी प्रकार की शारीरिक डिजाइन जो है राजपूतों की देखने को मिली। इस वजह से किसने कहा था? जीएच ओझा और सीवी वैद्य ने क्या कहा था कि आपके जो राजपूत है ना ये क्या है? वैदिक आर्यों की संतान है। समझ में आ गई बात अच्छे से? फिर हम देखते हैं कि एक जो आपका अग्निकुंड सिद्धांत आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आरएस मेंस में भी ये अग्निकुंड सिद्धांत जो है पूछा जा चुका है। तो इतना अपने को लगभग सभी को याद है ये अग्निकुंड सिद्धांत, परंतु हम लोग तो इस बुक को पढ़ेंगे तो इसको भी करेंगे, छोड़ेंगे किसी भी चीज को नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी होगी अभी तक। अग्निकुंड से उत्पन्न मतलब ऐसा माना गया कि राजपूतों की उत्पत्ति जो थी वो अग्निकुंड से हुई। ठीक है। तो एक अपने लेखक थे चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई, जो क्या थे? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ था? पृथ्वीराज रासो। उसमें राजपूतों की उत्पत्ति का कारण बताया कि अग्निकुंड से जो है ये राजपूत उत्पन्न हुए। ठीक है। क्या कहा था उन्होंने? चंद्रबरदाई थे, चंद्रबरदाई ने अपना एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। कौन थे चंद्रबरदाई? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, उन्होंने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। उन्होंने ये लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले ऋषि हुआ करते थे। उन ऋषियों के नाम इन्होंने लिखे हैं विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य ऋषि, और अन्य कुछ जो ऋषि जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कौन कौन थे? विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और कुछ जो ऋषि थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस जो थे वो मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर क्या कर देते थे? अपवित्र कर देते थे। ठीक उसी समय एक मुनि हुए, उनका नाम था वशिष्ठ मुनि। क्या नाम था उनका? वशिष्ठ मुनि था। और उन्होंने इनसे निपटने के लिए क्या किया? यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। और कितने योद्धा उत्पन्न किए? फर्स्ट में 3 योद्धा उत्पन्न किए। पहला योद्धा, एक योद्धा उन्होंने उत्पन्न किया परमार, एक इन्होंने किया चालुक्य और एक इन्होंने उत्पन्न किया प्रतिहार। परमार, चालुक्य और प्रतिहार, ये 3 योद्धा इन्होंने उत्पन्न किए। किसने उत्पन्न किए? विशिष्ट मुनि ने उत्पन्न किए। परंतु जब इन तीनों से भी रक्षा नहीं हुई, ये तीनों रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो मुनि वशिष्ठ ने क्या करा? मुनि वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न कर दिया। ठीक है। मुनि वशिष्ठ ने कौन सा योद्धा उत्पन्न कर दिया? चौथा योद्धा उत्पन्न कर दिया, जो प्रथम 3 योद्धाओं से ज्यादा ताकतवर था और हथियारों से क्या था? सुसज्जित था। और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? जिसका नाम उन्होंने रखा चौहान। क्या रखा? चौहान रखा। क्या रख दिया? चौहान। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई थी। यहाँ तक की बात आप सभी को
समझ में आई होगी। अब मैं एक बार और इसको थोड़ा सा क्विकली बताता हूँ आपको। अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में क्या क्या बातें कही गई। अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में चंद्रवरदाय अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में बताते हैं, जो कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे, दरबारी विद्वान। उन्होंने ये बताया कि आबू पर्वत पर कुछ ऋषि रहा करते थे। उन ऋषियों में विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य जैसे ऋषि हुआ करते थे। तो वो लोग यज्ञ किया करते थे, तो उस यज्ञ या अनुष्ठान में राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर उसे अपवित्र कर देते थे। उसी समय एक और ऋषि हुए वशिष्ठ मुनि। उन्होंने इस समस्या का निपटान करने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। तीनों योद्धा में थे परमार, प्रतिहार और चालुक्य। जब ये तीनों भी उनके यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाए, तो उसी समय वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो इन तीनों से ज्यादा ताकतवर था, हथियारों से सुसज्जित था, और जिसका नाम रखा गया चौहान। चंद्रप्रदाय कहते हैं कि इसी तरह से चौहानों की उत्पत्ति हुई, इसी तरह से राजपूतों की उत्पत्ति मुनि विशिष्ट द्वारा अग्निकुंड के से की गई है। ठीक है। तो यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए हैं, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों जैसे शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। तो ये इतनी सी बात है इसमें, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, जो था मैंने बता दिया आपको। अब कुछ मत होते हैं ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी, वो ब्राह्मणों से हुई थी। सर्वप्रथम इस के लिए एक मत दिया था D.R. भंडारकर। डॉक्टर D.R. भंडारकर जो कहते हैं, वो कहते हैं कि गुहिल राजपूत जो हुए, जो राजपूतों में गुहिल शाखा है, उनकी उत्पत्ति इन्होंने नागर ब्राह्मणों से बताई। अब इससे पहले अपन देखे थे कि आर्य से उत्पत्ति किसने बताई थी। आर्य से उत्पत्ति किसने बताई थी, तो एक तो थे आपके C.V. वैद्य, ठीक है, एक थे आपके G.H. ओझा। कौन कौन थे आर्य से उत्पत्ति बताने वाले? C.V. वैद्य, G.H. ओझा। अब इसके बाद में ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाले आपके आते हैं डॉक्टर D.R. भंडारकर। कौन आते हैं? डॉक्टर D.R. भंडारकर, जो कि गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति के लिए बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति कौन से ब्राह्मणों से हुई है, नागर ब्राह्मणों से हुई है। राजपूतों में ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बोलते हैं कि आप बिजोले शिलालेख देखो। डॉक्टर भंडारकर क्या बोलते हैं? डॉक्टर भंडारकर बोलते हैं कि आप जाके जो है एक बार बिजोलिया शिलालेख को देखिए, उस पे लिखा हुआ है कि जो आपके राजपूत जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। चौहान, जिसमें क्या लिखा हुआ है, वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी हुए और उनके जो सामंत थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। ये बात किसने कही है? डॉक्टर भंडारकर कहते हैं ये बात कि बिजोलिया शिलालेख को जाके देखो, उसमें वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी है या फिर उनके जो सामंत है, उनको कौन सा ब्राह्मण बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार जो है राजशेखर ब्राह्मण था एक कोई, उसका विवाह हुआ था अवंती सुंदरी के साथ में, और उनका जो विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहान का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकट्य प्रमाण बताया है उन्होंने। तो किसने बताई ये बात? डॉक्टर भंडारकर ने क्या बताया कि एक ब्राह्मण था राजशेखर ब्राह्मण, उसका विवाह हुआ था अवंती सुंदरी के साथ, वहां से चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति होने का अकट्य प्रमाण माना गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों तो को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है। किसने बताया? गोपीनाथ, ग से गोपीनाथ, ग से गुहिलोत, और ग से ही क्या है, गुहे दत्त शर्मा। तो आप याद रखेंगे इसको, एक बार और रिवीजन कराऊंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकारा है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान है। जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में इस बात का स्वीकार किया है
कि जो गुहिलों थे वो नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की ही संतान है। किंतु कुछ इतिहासकार जैसे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूतों ने अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे और इसी कारण यह भ्रम हो गया है कि राजपूत क्या थे, ब्राह्मण थे। तो इसी मत के साथ में दशरथ शर्मा इसका क्या कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। अब बात क्या क्या पढ़ी हमने, हमने एक बात पढ़ी है कि आपके डॉक्टर दशरथ, जो सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर जो थे, ठीक है, डॉक्टर भंडारकर आपके क्या कहते थे कि इनकी उत्पत्ति कौन से ब्राह्मणों से हुई है, नागर जाति के ब्राह्मणों से हुई है ना। और इसके लिए ये एक कहानी सुनाते हैं। कहानी कौन से सुनाते हैं कि एक राजा था, राजशेखर ब्राह्मण, एक राजशेखर ब्राह्मण था। इसका विवाह हो गया था। विवाह किससे हुआ था, अवंती सुंदरी के साथ हो गया था। और ये चौहानों का ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति का कारण इस चीज को मानते हैं कि शायद ऐसा कुछ रहा होगा कि राजशेखर और अवंती से कुछ संतानें पैदा हुई होगी, तो इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं चौहान वंश से संबंधित रही होगी, तो इस वजह से चौहानों को इन्होंने ब्राह्मण वंशीय माना होगा। और इन्होंने गुहिलों के लिए स्पेशली बोला ही है कि जो ये गुहिल थे वो ब्राह्मणों, नागर ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति रही होगी। साथ में गोपीनाथ शर्मा कहते हैं आपके कि जो गुहिलोत हैं वो नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान रहे होंगे। इसी के साथ महाराणा कुंभा भी ये बात को मानते हैं। अब किस चीज से पता चला कि कुंभा ने माना है, तो उनके दरबारी एक विद्वान हुआ करता था जयदेव, उन्होंने लिखी थी गीत गोविंद की टीका, और उस बात में इस चीज को माना गया कि जो ये जो थे कौन, गुहिलोत जो थे, नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की ही संतान हुआ करते थे। परंतु इतिहासकार जैसे दशरथ शर्मा ने क्या कह दिया कि भाई उस समय के जो राजपूत होते थे अपने पुरोहित को, पुरोहित का जो गोत्र होता था उस गोत्र को अपने नाम के पीछे लगा लिया करते थे। तो जब उस गोत्र को अपने नाम के पीछे लगा लिया करते थे, तो इस वजह से लोगों को क्या हो गया भ्रम, ये राजपूत भी क्या थे, ब्राह्मण थे। मतलब दशरथ शर्मा ने इसको इस तर्क से इसको क्या कर दिया, नकार दिया। तो ये मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम कुछ जो मत है, कुछ जो विद्वान है जो वो आपको मत देते हैं विदेशियों की संतान। क्लास बड़ी होगी, लंबी होगी, मुझे पता है, परंतु एक एक लाइन को हम समझते हुए चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से चीजें अंडरस्टूड हो जाए। मैं यूं नहीं कर सकता कि अब कुछ समझ में नहीं आए बाद में फिर मजा नहीं आएगा क्लास में, है ना। तो क्लास को अच्छे से अपन एक ही बार में निपटान करें ताकि बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं पड़े। फिर देखते हैं हम लोग विदेशियों की संतान। कुछ जो है इतिहासकार ये बताते हैं कि राजपूत जो है ना, वो जो ये कौन बताएगा कि विदेशियों की संतान है, जो लोग विदेशी होंगे तो वही तो ये बात कहेंगे कि जो राजपूत है वो सब विदेशी रहे होंगे। तो अब इनमें से आप देखेंगे, अब राजस्थान के इतिहास के जो लेखक थे कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि राजपूत जो है ना, वो राजपूत भैया हो, तुम कह रहे हो ब्राह्मण है, तुम कह रहे हो ये है, तुम कह रहे हो वो है, तुम कह रहे हो अग्निकुंड है, भाई तुम, हम मान लेंगे अग्निकुंड से हो गए, तुम लोग एक चीटी तो पैदा करके बता दो हमको अग्निकुंड से। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो हम मान लेंगे कि उस समय राजपूत जो है अग्निकुंड से हो गए होंगे। तो फिर ये लोग स्वीकार कैसे बताएगा कोई अग्निकुंड से निकाल के। अब उस समय के हो सकता है ऋषि महर्षि इतने सक्षम रहे हो, पर आज के ऋषि महर्षि इतने सक्षम थोड़ी है। तो चलो अब हम देखते हैं, कर्नल जो स्टोर करते हैं, भाई रुको अब हम बताते हैं कैसे क्या रहा, तुम सब्र करो, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि राजपूत जो थे ना, अब मैं बता दूं आपको कि शक और सीथियन जाति होती है हमारी तरफ, तो उन जातियों के वंशज हैं। टोड ने कहा, टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए कहा, थोड़ा बहुत स्वीकार भी किया था उन्होंने, कि इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत ये है कि विदेशी जातियां जो 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत में आई थी, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब यहाँ के वो शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर दिया गया और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं देखना कि भाई साहब, आपको जो अग्निकुंड की जो कहानी है ना, ये ठीक तो है, पर जो आप सुना रहे हो वैसी नहीं है। हम लोग क्या है, हमारे लोग आए थे 6वीं शताब्दी के आसपास, विदेशी जातियां
जो कि भारत में आक्रमणकारी के रूप में आई। जब ये हमारी जातियाँ यहाँ पर जो है ना विजय हो गई थी, और विजय हो गई थी तो ये वो लोग यहाँ के क्या करने लगे, शासन करने लगे, यहाँ पे आके शासन करने लग गए। तो शासन जब करने लग गए ना, तो अब उस समय क्या इतनी हत्या हुई थी, इतने लोगों को मारा था, तो उनको पवित्र करने के लिए अग्नि संस्कार द्वारा उनको पवित्र किया गया। और वो लोग जीत के, तो जीतने वालों को क्षत्रिय कहा जाता था, क्षत्रिय माना जाता था। तो उनको वो जैसे जीते ना, तो उनके वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनको क्षत्रिय वर्ण के अंदर ले लिया। इस तरह से कर्नल टोड उनको क्या करते, कन्विंस करते। कर्नल टोड ने राजपूतों को शक व सीतियन प्रमाणित करने के लिए ऐसे तर्क दिए। और फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो आपके राजपूतों के जो रीति रिवाज है ना, ठीक वैसे रीति रिवाज हमारी दो जातियां हैं, शक और सीतियन और हूणों से मिलते हैं। शक सीतियन और हूणों में भी हमारे ऐसे रीति रिवाज है। कैसे? जैसे आप अश्व पूजा करते हो, हमारे उधर भी ऐसी अश्व की पूजा की जाती है। आप जो ये अश्वमेघ यज्ञ करा रहे हो ना, हमारे उधर पहले करा चुके हैं लोग। आप ये अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हो, हमारी तरफ भी अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। आप ये अस्त्र की शिक्षा दे रहे हो, हमारे उधर भी दे रहे हैं। अतः दोनों जातियां एक ही हैं भैया। ये हमारी शक और सीतियन जातियां जो इधर आई है, और इन्हीं को आप लोग क्या कहते हो, राजपूत कहते हो। ठीक इसी प्रकार प्रसिद्ध इतिहासकार वी स्मिथ लिखते हैं कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई है। कौन कहते हैं ये बात? ये कहते हैं वी स्मिथ। क्या कहते हैं कि राजपूत जाति है ना, वो 8वीं 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई है। और स्मिथ राजपूतों को हूणों की संतान मानते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि जो राजपूतों को शक व सीतियन जाति के संतान किसने बताया, तो कर्नल जेम्स टोड ने। अब आगे एक प्रश्न आ चुका है एक पेपर में कि वी स्मिथ ने जो है राजपूतों को किसकी संतान बताया, या राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया, तो वी स्मिथ ने बताया। ये दोनों प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं। बाकी सारी कहानी को भी जोड़ के चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आए। अब इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी बताया ही नहीं। अब जो इन्होंने कहा है ना कि हाँ हम जो शक और सीतियन जातियाँ थी हमारी, ऐसे थे, हूण थे, तो ऐसे इन्होंने एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन करके और बताया कि हाँ जो हमें ऐसे मतलब थे, और आप भी ऐसे हो, तो आप जो है ना वो विदेशी हो। आप ऐसे ऐसे नहीं बता सकते कि आप आर्य की संतान हो, या आप अग्निकुंड से पैदा हो गए, या फिर आप ब्राह्मणों से हो। तो फिर इधर से हमारे भी कुछ थे समझदार लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई राजपूतों ने खुद को कभी विदेशी नहीं बताया है ना। तो और इसी के विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं, है ना। कुछ राजा अपन देखा ना, सूर्यवंशी राजा राम हुए, तो कुछ कहते हैं कि हम चंद्रवंशी ऐसे, है ना। तो राजपूतों के रीति रिवाजों को शक या सीथियन रीति रिवाजों से जो साम्यता आप स्थापित करना चाहते हो, वो एक अनुचित है साम्यता। वो इनका कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को बताना चाहते हैं। कौन? टोड और स्मिथ वगैरह, ये लोग बताना चाहते थे ना कि जो आपकी सीतियन और शक जातियां हैं वही राजपूत है। तो जो आप कह रहे हो ना कि हम जो विदेशी थे वही राजपूत है, तो हमारे राजपूतों ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि वो विदेशी लोग थे। और उन्होंने ऐसी कोई उत्पत्ति के बारे में बताया नहीं। उन्होंने हाँ जरूर ही बताया कि सूर्य और चंद्र से हमारी उत्पत्ति हुई है। उनके जो रीति रिवाजों को आप अपनी सभ्यता से जोड़ रहे हो ना, वो बिल्कुल क्या है, अनुचित है। क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। आप जो कह रहे हो ना कि आपकी शक सीतियन जातियाँ आई, तो भैया ये जो हमारे रीति रिवाज है उनको आपकी जातियों ने अपनाया, ना कि आपकी जातियों से हमें मिला है। क्योंकि आप लोग बाद में आए थे भारत में, और उससे पहले ही क्या थे, ये रीति रिवाज हमारे भारत में क्या थे, प्रचलित। रही बात सूर्य पूजा की, तो सूर्य की पूजा जो हम लोग थे भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी। तो और अश्वमेघ यज्ञ की बात अगर आप करते हो ना, तो हमारे महाकाव्य को देखो, रामायण जैसे काव्य में आपको क्या मिलेंगे, अश्व यज्ञ में जो यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ, उसके प्रमाण आपको पहले मिल जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप शक और सीतियन जाति से हमें सीखने को मिल रहा है? ये कहो कि आपकी जाति हमसे सीख रही है। तो समझ में आई होगी मेरी बात आपको अच्छे से। फिर आता है आपका उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद रहे हैं। अभी आपको समझ में आया होगा, मैंने एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वानों
राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई है और स्थायी रूप से यहाँ पर निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया है। हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया है। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रकृति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति भी एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्हें महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। कानूनगो की लाइन देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसने दी थी, है ना। तो कानूनगो की लाइन आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि डॉक्टर कानूनगो लिखते हैं कि अग्निकुंड की जो कहानी है, इस जो वैज्ञानिक युग जो अभी चल रहा है, आप अगर किसी को भी कहोगे ना तो ये बात वो नहीं मानेगा। आप अगर कहते हो कि सूर्य से या चंद्र से किसी की उत्पत्ति हो रही है, ये भी एक काल्पनिक रूप से सत्य है। ऐसा कभी हो सकता है कि सूर्य के पास कोई व्यक्ति चला जाए और वहां से किसी व्यक्ति की उत्पत्ति हो, पहले से व्यक्ति समाप्त होके आएगा, है ना, क्योंकि उसकी हीट ही इतनी होती। तो उन्होंने इस चीज को भी ऐसा ही माना कि ये भी एक प्रकार से क्या है, काल्पनिक ही सत्य होगा। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, चाहे वो तो किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल की क्षत्रियों की परंपरा जो थी वो उन्होंने बनाए रखी है। किसने? राजपूतों ने। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी कानूनगो ने। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम जो है राजस्थान में जो राजवंश जो चल रहे हैं, उनको हम एक एक करते हुए उनका परिचय देखते हुए उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, तो वो लोग क्लास देखें पहले एक बार, तो आपको उससे पता चलेगा कि सभ्यताएं जो राजस्थान में चली हुई थी उनके बारे में आपको उससे जानकारी मिल जाएगी, और आगे जो भी भर्तियां होगी उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो गोहिल राजवंश, इस वंश के प्रतापिक शासक, तो गोहिल राजवंश की बात हम करेंगे और इसमें जितने भी शासक हुए उन सबको हम लोग देखेंगे। प्रत्येक एक एक लाइन का हम 360 डिग्री पर एनालिसिस करते हुए ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आगे जो है आपका राज उदयपुर वाला हो गया एरिया, राजसमंद वाला एरिया हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और ये प्रतापगढ़, ये जो आपका एरिया है, ये टोटल जो एरिया है वो ये क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता था। और गुहिल वंश जो था इसने क्या किया? गुहिल वंश ने मेवाड़ पर शासन किया। तो मेवाड़ पर शासक किस वंश ने किया था? तो गुहिल वंश ने यहाँ पर शासक किया था। इस वंश का नामकरण यहाँ के जो शासक थे गुहिल, कौन थे? गुहिल यहाँ के शासक थे, और उन्हीं के नाम से जो है इस वंश का नाम चलने लगा। यहाँ पे एक शासक हुआ करता था गुहिल, और इसी के नाम पर इस वंश का क्या करने लगा? शासन चलने लगा। और गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में बहुत सारे मत प्रचलित हैं, है ना। और यहाँ पे अबुल फजल इन्हें क्या कहते हैं? अबुल फजल जो है आपके, अबुल फजल इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं, ईरान का एक शासक हुआ करता था, ईरान का शासक हुआ करता था, ईरान का एक शासक हुआ करता था नौशेखा। क्या नाम था उसका? नौशेखा नाम का शासक हुआ करता था। उससे इनको संबंधित मानते हैं। कौन? अबुल फजल। ईरान के शासक नौशेखा से जो है गुहिलों को संबंधित मानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अबुल फजल। इन्हें जो है ईरान के शासक जो है नौशेखा जो है, इनसे संबंधित किस वंश को माना गया था? गुहिल वंश को माना गया था। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में अधिकांशतः जो है को मिला के क्या कहते थे? मेवाड़। मेवाड़ में कौन सा वंश था? गुहिल। गुहिल वंश की स्थापना किसके नाम पे हुई? गुहिल के नाम पे। और जो आपका अबुल फजल था वो ईरान के शासक नौशेखा से इनको क्या मानता था? संबंधित मानता था। ये आ गया। आगे देखो, ईरान के शासक नौशेखा से इनको संबंधित मानता है। कौन मानता है? अबुल फजल मानता है। कौन मानता है? ये याद कर लेना, ये अगले पेपर में आएगा, है ना। अबुल फजल, ये याद कर लेना,
ये अगले पेपर में देखने को मिलेगा। फिर यहीं पे कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। कर्नल टोड इन्हें किससे संबंधित मानते हैं? वल्लभी के शासकों से संबंधित। किसे मानते हैं? गुहिलों को मानते हैं। किसे मानते हैं? गुहिलों को मानते हैं। किसे मानते हैं? गुहिलों को। किससे संबंधित मानते हैं? वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। वही जो है आपके नैणसी और गोपीनाथ शर्मा, इनको किससे संबंधित मानते हैं? ब्राह्मण से संबंधित मानते हैं। अपने पीछे भी पढ़ा था ना कि गोपीनाथ शर्मा ने जो है गुहिलों को गुहेदत्त ब्राह्मण से संबंधित बताया है ना, गुहेदत्त ब्राह्मण की संतान बताया था। ऐसा हमने पिछले जो है लाइनों में पढ़ा था। यहाँ पर अब फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि 1966 के आसपास गुहिलों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएच ओझा के अनुसार जो गुहिल थे उन्होंने कब अपना शासन स्थापित किया था? 566 के आसपास गुहिलों ने अपना शासन क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था। गुहिल के बाद में जो है मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था? कौन हुआ था? बप्पा रावल। कौन हुआ था? बप्पा रावल सबसे प्रतापी शासक यहाँ का हुआ था। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर हुई क्या? देखो अभी तक के जो हमें पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें देखी थी, तो पैराग्राफ में हमने देखा था इससे पहले, यहाँ वाले से बात करूँ, ऊपर का मैंने रिवीजन करा दिया। अभी तक के वाले में देखा था हमने ईरान का जो शासक नौशेखा से तुलना कौन करता है? आपकी अबुल फजल करता है। कर्नल टोड बताता है कि ये वल्लभी के जो शासक रहे उनसे संबंधित है। साथ में मोहनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भाई ये ब्राह्मणी है ना, और कोई और नहीं है। फिर जीएच ओझा कहते हैं, जीएच ओझा क्या कहते हैं कि जो गुहिल ने जो इस शासन की स्थापना की थी ना, गुहिल ने जो इस शासन की इस जो शासन की स्थापना की गुहिल वंश की, वो कब कर ली थी? लगभग अपना शासन 566 ईस्वी में ही जो है इसने अपना शासन स्थापित कर लिया था। और गुहिल के बाद में जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? बप्पा रावल बनेगा। कौन बनेगा? बप्पा रावल बनेगा। गुहिल के बाद मेवाड़ का जो प्रतापी शासक जो होगा वो कौन होगा? बप्पा होगा। अब देखते हैं हम बप्पा रावल के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं पेपरों में, तो हम भी इसको अच्छे से याद करेंगे। बप्पा रावल की अगर बात करें तो वाकई में बप्पा रावल बहुत प्रतापी शासक हुआ करते थे। बप्पा रावल का जो शासन काल रहा 734 से लेकर 753 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? ये सन भी याद करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि इसकी तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हर एक लाइन अपने को याद होनी चाहिए इस बुक की, है ना। राज प्रशस्ति नामक एक ग्रंथ है आपका, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के टाइम का ही है। तो राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा जो था उसने 734 ईस्वी में चित्तौड़ का एक शासक हुआ करता था मानमोरी। क्या नाम था उसका? मानमोरी। उसको परास्त करके चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बप्पा ने फिर उसको बप्पा ने जो राजधानी बनाई वो नागदा को राजधानी बनाया। तो ये जो उदयपुर वाला रीजन था नागदा, वो तो इसके आसपास की बात ही है। तो राज प्रशस्ति कहती है कि बप्पा रावल का जो शासनकाल रहा 734 से 753 तक रहा। और जो 734 की बात है, ये 734 में चित्तौड़ का शासक हुआ करता था। कौन? मानमोरी हुआ करता था। इस मानमोरी को बप्पा रावल हरा देता है। जब इस मानमोरी को हराकर वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, तो इसके बाद में जो वो अपनी राजधानी बना लेता है नागदा। तो प्रश्न आता है कि गोहिल वंश के किस शासक ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया? तो वो आता है बप्पा रावल का नाम। और किस शासक को हराया था? तो मानमोरी को हराया था। ठीक उसी के बाद बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में, ये नाम पूछा जा सकता है पेपरों में, कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश मंदिर का निर्माण करा दिया। जैसे उसने नागदा को राजधानी बनाया, उसके बाद में कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश जी का मंदिर का निर्माण करा दिया। एकलिंग जी जो गुहिल वंश के कुल देवता थे। कौन थे? गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी, जिनके मंदिर का निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने। कहाँ पे कराया? कैलाशपुरी में। कहाँ पे कराया था? कैलाशपुरी में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा है वो कहते हैं कि बप्पा का वास्तविक नाम जो है कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा क्या थी? कालभोज की उपाधि थी।
और ये मतलब जो बप्पा रावल था ना, इसका नाम नहीं था बप्पा, इसका वास्तविक नाम तो क्या था, कालभोज, गौरीशंकर हीराचंद कहते हैं। और ये बप्पा जो थी ना, बप्पा के नाम से जो जानते हैं ना, ये उस कालभोज की उपाधि थी, तो उस उपाधि से इसका नाम जाना जाता है। फिर वीर विनोद के रचनाकार कवि श्यामल दास कहते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, अभी तो एक खिताब है। बस वही बात आ गई। खिताब का मतलब क्या होता है, उपाधि होती है ना। किताब का मतलब क्या होता है, उपाधि होती है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो बात कही थी ना कि बप्पा का जो वास्तविक नाम है कालभोज, तो कालभोज जो था उसकी उपाधि हुआ करती थी बप्पा। और ठीक उसी प्रकार बताते हैं कि कवि श्यामल राज कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, फिर तो एक खिताब था। तो वो खिताब ही क्या हो गया, नाम से प्रचलित हो गया। जैसे किसी को अपन नाम से नहीं पुकारते क्या, जैसे मान लो किसी को बोलते ना कि रमेश पांडे, तो उसको पांडे बोलने लग जाते हैं अपन लास्ट में, तो वो पांडे जी करते करते पांडे जी नाम हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था पहले, है ना। और जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ था, उनसे मुकाबले में चुनौती जो थी वो बप्पा ने स्वीकार की थी, और उन्हें सिंध तक क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। तो ऐसा पहले बोला गया था कि चित्तौड़ में जो पहले मानमुरी का शासन था ही सही, तो उनके यहाँ ये सेवा में हुआ करते थे। तो जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ ना, तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने कहा भाई अपन लड़ेंगे भाई इनसे। तो उनसे लड़ते लड़ते उनको कहाँ तक पहुंचा दिया, सिंध तक पहुंचा दिया। और इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य जो है उनकी तुलना करता है, फ्रांसीसी सेनापति था एक चार्ल्स मोटेल, इससे करते कौन तुलना, सीवी वैद्य, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। तो ये चार्ल्स मोटेल था, फ्रांसीसी सेनापति था यूरोप में, मतलब ठीक इसी प्रकार ये भी एक सेनापति रहे होंगे बप्पा रावल भी, किसके, मानमोरी के। तो इन्होंने भी जैसे चुनौती स्वीकार करी थी, ठीक उसी प्रकार चुनौती किसने स्वीकार करी थी, चार्ल्स मोटेल ने, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था। तो उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को खदेड़ा था, ठीक इन्होंने उसी प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों को भी खदेड़ दिया था। तो इस वजह से सीवी वैद्य ने इनको कौन सी उपाधि दे दी, चार्ल्स मोडेल की उपाधि। और इसी बात को कौन जी, इनको जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा था, क्या कहा था कि बप्पा का जो नाम है ना वो वास्तविक नाम कालभोज था। ठीक है, बप्पा तो इनकी क्या थी, उपाधि थी। और फिर इसी के बाद कवि श्यामल दास कहते हैं, क्या कहते हैं कवि श्यामल दास, कि बप्पा कोई नाम नहीं है रे यार, बप्पा एक किताब है ना। तो और ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, मेरे को मैंने अच्छे से कोशिश किया कि बप्पा रावल के बारे में आपको एक एक चीज समझाई जाए। फिर इसके बाद आते हैं आपके जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में हम बात करेंगे अब, है ना। बप्पा रावल को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अब आप जैत्र सिंह के बारे में जानेंगे। 1213 से लेके 1253 तक का इनका टाइम रहेगा, जबकि बप्पा का टाइम क्या था, 734 से 753। गुहिल वंश के जो एक वंशज हुआ करते थे जैत्र सिंह, इन्होंने परमार से चित्तौड़ को छीन लिया था। किससे छीना था, परमार से चित्तौड़ को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। जबकि बप्पा रावल ने राजधानी किसे बनाया था, नागदा को। जीता तो चित्तौड़ को था, परंतु राजधानी किसे बनाया था, नागदा को। एकलिंग जी का निर्माण कहाँ करवाया था मंदिर का, कैलाशपुरी में। कहाँ पे करवाया था, कैलाशपुरी में। अब जैत्र सिंह जो थे आपके, ऐसे वंशज रहे गुहिल वंश के, जिन्होंने परमारों से चित्तौड़ को छीना। किससे छीना था, परमारों से चित्तौड़ को छीन कर क्या करना था, किया था, अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने एक युद्ध किया था 1227 में, भूताला का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है। भूताला का युद्ध 1227 में दिल्ली में हुआ करता था एक गुलाम वंश। कौन सा वंश हुआ करता था दिल्ली में उस समय, गुलाम वंश। उनका सुल्तान हुआ करता था इल्तुतमिश। कौन सा सुल्तान हुआ करता था वहां पे, इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में युद्ध होता है, उस युद्ध को कहा गया कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध कहा गया, भूताला का युद्ध कहा गया। कब हुआ ये युद्ध, 1227 में ये युद्ध हुआ। कब हुआ था, 1227 में, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इस युद्ध में जो है इल्तुतमिश की सेना को जैतर सिंह परास्त कर देता है। जैतर सिंह उसको हरा देता है। किसको हरा देता है, इल्तुतमिश को, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी जो था एक लेखक था, उसके ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन में मिलता है ना। जय सिंह सूरी का जो एक ग्रंथ था हम्मीर मदमर्दन, इस ग्रंथ में
ये बात बताई गई है कि भूतल्ला का जो एक युद्ध हुआ था। और इस ग्रंथ में हम्मीर किसे कहा गया है, तो हम्मीर कहा गया था इल्तुतमिश को कहा गया था। किसे कहा गया था? हम्मीर। इल्तुतमिश को हम्मीर कहा था। किसने कहा था? जय सिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मर्दन जो था, इसमें हम्मीर की तुलना हम्मीर किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को कहा गया था। जीएच ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि दिल्ली का जो गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, दिल्ली में जिस समय गुलाम वंश था ना, उस समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा हुआ करता था जेतर सिंह। ये बात किसने कही थी? जीएच ओझा जी। इतना मतलब वो ओजस्वी राजा था ये कि उस समय दिल्ली का गुलाम वंश था इल्तुतमिश जहाँ का राजा हुआ करता था, उस इल्तुतमिश को पराजित कर देता है। और इसी का दरबारी हुआ करता था जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी लिखता है अमीर मधुमर्दन में। अमीर मधुमर्दन में लिखता है कि जो इल्तुतमिश थे उनकी सारी सेनाओं को परास्त कर दिया था। किसने? जयतर सिंह ने। सबसे पहले परमार वंश से चित्तौड़ छीन लिया था इसने। परमार वंश से चित्तौड़ छीन कर उसको अपनी राजधानी बनाने वाला राजा था ये जयतर सिंह, है ना। तो आपको ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए एक एक बात। और आपको गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयतर सिंह की प्रशंसा की है। कहा है कि भाई उस समय वाकई में दिल्ली में अगर कोई गुलाम वंश से लड़ने वाला राजा रहा तो वो कौन रहा? जयद्रथ सिंह रहा। इससे पहले गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक और राजा के बारे में बात की थी, काल भोज के बारे में, है ना। क्या बात की थी? काल भोज के बारे में कि बप्पा नाम नहीं था, काल भोज की क्या थी? उपाधि थी बप्पा। ये बात कही थी उन्होंने। उसी के साथ में सीवी वेदी ने क्या कहा था बप्पा को? चास मोटेल। और साथ में श्यामल दास ने क्या कहा था? बप्पा कोई नाम नहीं है किसी राजा का, अभी तो क्या है? खिताब है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, रतन सिंह भी। तो रतन सिंह का बेचारे का जो है टाइम बहुत कम रहा था और काफ़ी प्रतापी शासक रहे रतन सिंह भी। तो रतन सिंह 1302 में राजा बनते। 1302 में राजा बनते और 1303 में ही जो है इनके ऊपर को दृष्टि पड़ जाती है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। और उनको इसके आक्रमण का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण क्या रहता है? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता। अब मतलब कोई भी व्यक्ति दिल्ली से आएगा तो राजस्थान को पार करके गुजरात जा सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, राजस्थान में एंट्री करना उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था। बार बार चित्तौड़ से सामना करने, चित्तौड़ के जो इसके सेनापति वगैरह कुछ थे तो उसके धन वगैरह को लूट लिया करते। तो एक बात ये भी बताई जाती है कि अलाउद्दीन साम्राज्यवादी चारों ओर अपनी सेनाओं को फैलाना चाहता था, चारों तरफ विजय का परचम लहराना चाहता था। तो इस वजह से जो है कुछ साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं रही उसकी, और इस वजह से जो है उसने क्या करा, चित्तौड़ पे आक्रमण किया। 1540 में एक ग्रंथ लिखा जाता है, वो लिखता है कौन? मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी। कौन लिखता है? मलिक मोहम्मद एक ग्रंथ लिखता है। उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। और उस ग्रंथ में ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण जो क्या रहा, रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना रहा। ये पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी, इसे प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस मत को मानते कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था, जिस वजह से जो अलाउद्दीन ने इस पे आक्रमण किया। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह, उनके सेनापति गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हो गए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार रहा था अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो सम्मिलित हुआ और उसने अपने ग्रंथ में लिखा खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन करता है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरज खां को चित्तौड़ का प्रशासक प्रयुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ की गुहिल जो शाखा थी उसका क्या था? अंतिम शासक रहा। इसके बाद गुहिल शासक की शाखा की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। अब इसमें दो चार बातें इंपॉर्टेंट थी। रावल रतन सिंह जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करते हैं, ठीक उसी प्रकार 1540 में एक ग्रंथ लिखा जाता है। तो ये डेट भी याद होनी चाहिए, 1540। और
कौन सा ग्रंथ लिखा था? पद्मावत किसने लिखा था? मोहम्मद मलिक जायसी ने लिखा था। और ये कहता है कि उस समय जो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और इस बात की पुष्टि कौन 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 से इसने की थी? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इसको मान्यता दी थी। उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए कौन मारे गए? रतन सिंह, गोरा, बादल, साथ में पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ क्या कर लिया? जोहर कर लिया। और उसके समकालीन एक वो हुए कवि जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की किताब क्या थी? ख्वाजा-इन-उल फुतूह। और इस ग्रंथ में जो है वो लिखते हैं यहाँ पर आक्रमण हुआ था उसका वर्णन। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र को चित्तौड़ का क्या कर दिया? नियुक्त प्रशासक। और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या लिख दिया? खिजराबाद लिख दिया। और रावल शाखा का अंतिम शासक कौन हो गया? गोहिल वंश का रतन सिंह। ओके, तो आपको रतन सिंह के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला शासक आता है आपका राणा हमीर। कौन आता है? राणा हमीर। राणा हमीर के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। राणा हमीर का शासन काल भी इम्पोर्टेंट है। 1326 यानी कि 13 और 13 दूनी 26, 1326 राणा हमीर। तो ये उस समय हुआ करते थे सिसोदा ठिकाने के जागीरदार। कौन हुआ करते थे? राणा हमीर। राणा हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर क्या कर दिया था? जो गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। और ये सिसोदा के जागीरदार होने के कारण इन्होंने इस वंश का नाम क्या कर दिया? सिसोदिया कर दिया। ठीक है, तो ये जागीरदार हुआ करते थे सिसोदा वंश के। कौन? राणा हमीर। राणा हमीर ने कब? 1326 में। 1326 में कब अधिकार किया? चित्तौड़ पर अधिकार करके गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। और सिसोदा के जागीरदार होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया? इस जगह को सिसोदिया वंश, इस सिसोदिया कह दिया। और हमीर के दादा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो हमीर के दादा का नाम क्या था? हमीर के दादा का नाम था लक्ष्मण सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमीर, राणा हमीर सिसोदिया जो थे उनके दादा का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। तो ये लक्ष्मण सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। इसीलिए हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भाई पूरी सत्ता डूब गई थी, पूरी सत्ता को वापस जो लेके आएगा वही तो क्या कहलाएगा? उद्धारक कहलाएगा, है ना। और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन क्यों कहा गया? क्योंकि विकट आक्रमणों में भी सिंह के समान मतलब ये लड़ा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी सिंह के समान लड़े। इस वजह से विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहा गया। और राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई। ये संज्ञा किस में दी गई थी? तो राणा कुंभा ने एक लिखा था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसमें जो है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया था, है ना। राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी ना, उसमें कही की थी ये बात कि राणा हमीर जो है, राणा हमीर जो है क्या है? विषम घाटी पंचानन है भाई साहब। हमारे चित्तौड़ को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया है? राणा हमीर ने किया है। राणा हमीर ने एक युद्ध किया, सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली के युद्ध में ये लड़े थे मोहम्मद बिन तुगलक। किससे? MBT से लड़े। किससे लड़े? MBT से लड़े, है ना। कौन लड़े? राणा हमीर लड़े। कौन लड़े? राणा हमीर। और MBT को क्या कर दिया था इन्होंने? परास्त कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ? पहला क्वेश्चन बांसवाड़ा में हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बांसवाड़ा में तो हुआ, पर इसमें किस किस के बीच में हुआ? तो राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ। और किसकी सेना जीती थी? तो राणा हमीर की सेना जीती थी। और तुगलक की सेना क्या हो गई थी? हार गई थी। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? राणा हमीर को। विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया? राणा हमीर को। किस में कहा गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं महाराणा लाखा के बारे में। किसके बारे में? महाराणा लाखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख पा रहे हैं अगर इससे, तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। लाइक करना नहीं भूलेंगे, है ना। महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का जो शासन काल है आपका 1382 से लेकर 1421 के बीच में। अब राणा लाखा जो है वो बनता है 1382 में राजा। कब बनता है? 1382 में। मारवाड़ा की जो रणमल की बहन थी उसका रिश्ता आता है हंसाबाई का।
अब विवाह जो लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, है ना, तो हुआ क्या, परिस्थिति ऐसी होगी भाई, इन्होंने क्या कि मजाक बना दी। जब रणमल अपनी बहन का रिश्ता लेके आता है किसके पास, राणा लाखा के पास, भाई वो चाहता है कि भाई उसका जो राणा लाखा है उसका पुत्र जो चुंडा है ना, उससे अपनी बहन का विवाह करा दें। तो जैसे ही ये आता है कौन, रणमल, अपनी बहन अंसाबाई का विवाह प्रस्ताव लेके, तो ये मजाक बनाता है राणा लाखा। ये कहता है कि इस बुढ़ापे में हमसे हमारे लिए रिश्ता लेके कौन आया है ना। तो ये बात किसको चुप जाती है, ये बात चुप जाती है रणमल को। तो वो कहता है कि ठीक है भाई राणा, विवाह तो मैं मेरी बहन का आपसे करा दूंगा, है ना, परंतु जो आपका जो पुत्र होगा, मेरी बहन से जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही क्या बनेगा, मेवाड़ का राजा बनेगा। तो इस वजह से राणा जो पहले का जो पुत्र था उसका चुंडा, उसे राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। और इस वजह से चुंडा ने भी क्या कर ली प्रतिज्ञा कि मैं जो है ना मेवाड़ पे कभी राजा नहीं बनूंगा। तो इस वजह से इसे राजस्थान का क्या कहा गया, भीष्म पितामह कहा गया। बस इतनी सी बात थी। इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, 1382 में जो है आपका महाराणा लाखा जो है मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ का जो शासक था रणमल, उसकी बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह किसके साथ हुआ, जो लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, लेकिन हो किसके साथ गया, लाखा के साथ। तो विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा, जो हंसाबाई होगी ना, उसी का पुत्र होगा। अब उसका पुत्र होता है मोकल, ठीक है, तो इसी को बनाया जाता है क्या, मेवाड़ का शासक। तो इस वजह से राणा उसको शक हुआ कि भाई चुंडा जो है वो कहीं ना कहीं विद्रोह उत्पन्न नहीं कर दे। तो चुंडा ने क्या ले ली, शपथ, और शपथ लेके क्या हो गया वो राजस्थान का भीष्म पितामह। अब राणा लाखा की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसी समय जो जावर वाला क्षेत्र है उसमें जो माइंस थी, जावर माइंस, उसमें चांदी और शीशा के क्या मिले, भंडार मिले। किसके समय मिले, लाखा के समय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मेवाड़ के किस राजा के समय चांदी और शीशा के भंडार मिले। तो राणा लाखा के समय जो है चांदी और शीशा के क्या मिले, भंडार। इसी लाखा के समय पे एक बंजारे ने एक झील का निर्माण कराया था। वो झील थी आपकी कौन सी, पिछोला झील। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पिछोला झील का निर्माण किस राजा के शासन काल में हुआ था, तो राणा लाखा के शासन काल में हुआ। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो जावर माइंस वाली, है ना, जावर चांदी की जो माइंस थी वो किसके समय निकली थी, राणा लाखा के समय। और एक जो है आपकी पिछोला झील का निर्माण। अब ठीक जिस प्रकार से अब मोकल की बारी आती है, तो अपने जो पहले राणा लाखा का टाइम देखा था, कब देखा था राणा लाखा का टाइम, बताओ, 1382 से लेके 1421 के बीच में। अब ठीक है, 1421 से उसी के बेटे का काल चलेगा, राणा मोकल का काल चलेगा 1421 से 1433 के बीच में। अब जैसे कि शर्तें रखी गई थी किस किस के बीच में, रणमल के बीच में और राणा लाखा के बीच में। तो जो महाराणा लाखा था और वो हंसाबाई का पुत्र होना था मोकल, है ना, तो मोकल को क्या बनाया गया, यहाँ पे राजा बनाया गया। तो 1421 में जब मुगल शासक बना तो वो क्या था, अल्पायु था। तो उस समय चुंडा को क्या रख दिया, उसका भाई संरक्षक है तू, तो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता ना, तब तक तू मेवाड़ का कार्य थोड़ा ध्यान रखना। जब चुंडा को लगा कि मोकल की जो माता थी हंसाबाई, उसने उसके ऊपर संदेह करने शुरू कर दिया कि भाई देखो चुंडा है ना, जो अब पहले तो क्या कह रहा था, प्रतिज्ञा कर ली भाई मैं शासक नहीं करूंगा, अब शासन सत्ता तो पूरी इसके हाथ में, तो भाई ये तो भारी हो जाएगा काम। उसको शक होने लगे कि कहीं ना कहीं जो ये चुंडा खुद ना राजा बन जाए मेरे बेटे को छोड़ के, है ना। तो उस समय फिर जब उस हंसाबाई को उसके ऊपर संदेह होता है, तो वो क्या करता है, मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चला जाता है, मांडू चला जाता है। कहाँ चला जाता है, मांडू चला जाता है। कौन चला जाता है, चुंडा। कहाँ चला जाता है, मांडू। फिर ज्यादा संदेह हो जाता है, तो फिर उस समय क्या होता है, 1433 में मोकल की जीलवाड़ा में चाचा और मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने कर दी थी, चाचा और मेरा ने महपा पवार के साथ मिलके किसकी हत्या कर दी थी, मोक्कल की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी, मोक्कल की हत्या कर दी थी। कब कर दी थी, 1433 में। समझ में आएगी क्या बात, है ना। तब जब मोक्कल की हत्या हो जाती है 1433 में, तो ठीक उसी के बाद 1433 में उसी का पुत्र जो है महाराणा कुंभा, कौन है उसका पुत्र, महाराणा कुंभा, वो क्या बन जाता है, मेवाड़ का शासक बन जाता है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई क्या, यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ आ गई। फिर जो है आप देखोगे, अब महाराणा कुंभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई इससे पहले अपने लाखा की बात की, है ना। लाखा में अपने दो बातें इंपॉर्टेंट देखी,
तो आपको याद होगा इसी कौन सी, जावर माइंस की खाने, है ना। और एक कौन सी, पिछोला झील का निर्माण। एक उसके सन देख लेना आप, थोड़ा सा याद करना, 1384 है ना, तो 1382 है, हाँ 1382 से 1421। तो ये आपको थोड़ा सा सन याद रखना है। फिर 1421 में आपका कौन बन जाता है, मोकल। और 1433 में मोकल की हत्या कर देते कौन, कौन करता है, चाचा मेरा महापपुआर। कहाँ करता है, झीलवाड़ा में। कहाँ पे कर देते हैं, झीलवाड़ा में। कहाँ पे होती है मोकल की हत्या, झीलवाड़ा में। और वो मांडू कौन चला जाता है, चुंडा। कौन जाता है, चुंडा। कहाँ चल जाता है, मांडू। कहाँ चल जाता है, मांडू चला जाता है। अब आता है आपका महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, देखो मैं पूरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु ये चीज, ये बुक ऐसी है कि आपको बार बार पढ़ना तो पड़ेगा ही, सही है ना। तो आप इसको वापस बार बार वीडियो को देखते रहें ताकि आपको भूले नहीं चीजें, क्योंकि हिस्ट्री चीज ऐसी है कि जितना पढ़ोगे उतना ही जो है इसका रस आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके बाद में क्या देखते हैं अपन, महाराणा कुंभा के बारे में बात करेंगे हम लोग। महाराणा कुंभा जो है आपका 1433, महाराणा कुंभा जो है आपका 1433 से 1468 है इसका कार्यकाल है। क्योंकि 1433 में मोकल की हत्या हो जाती है झिलवाड़ा में, तो मोकल की हत्या के बाद में उसी का पुत्र जो है महाराणा कुंभा, वो बनता है 1433 में मेवाड़ का शासक। क्या बनता है, मेवाड़ का शासक। कौन बनता है, महाराणा कुंभा। राठौड़ में राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का क्या करना शुरू कर दिया, विश्वास अर्जित कर दिया। अब उस समय पे राठौड़ों का देखो, राठौड़ों का प्रभाव कैसे रहा, क्योंकि उस समय आपका कौन था, रणमल। रणमल मारवाड़ में रहा करता था, है ना। तो ज्यादातर प्रभाव मारवाड़ के जो राठौड़ वंश था उसका प्रभाव पूरा मेवाड़ पे रहा। तो रणमल का इनका प्रभाव इसने धीरे धीरे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और मेवाड़ के जो जितने भी सामंत थे ना, उनका क्या करने लगा, विश्वास अर्जित करने लगा। ठीक है, कुंभा ने उस समय जो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाने लिया। फिर साथ में 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हरा देता है और उसको क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। तो सारंगपुर का युद्ध, इससे पहले अपन दो युद्ध पढ़े। एक युद्ध पढ़ा था 1227 में, जो किस किस के बीच में हुआ था, जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। 1227 में युद्ध हुआ। इसमें जीत होती है किसकी, जयद्रथ सिंह की। किसकी जीत होती है, जयद्रथ सिंह की। युद्ध कौन सा था, भूताला का युद्ध। और जय सिंह सूरी की जो पुस्तक थी हमीर मदमर्दन, उसमें जो है इल्तुतमिश को क्या कहा गया था, हमीर कहा गया था। ये बात हमने देखी थी। उसके बाद हमने एक युद्ध देखा था, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली के युद्ध में कौन जीतता है, हमीर जीतता है। और हमीर, राणा हमीर और किसके बीच होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, जो कि आपका सिंगोली बांसवाड़ा में युद्ध होता है। अभी इसमें तीसरा युद्ध है आपका 1437 में, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी प्रथम, इसको कौन परास्त कर देता है, राणा कुंभा परास्त कर देता है। और इसी के उपलक्ष्य में राणा कुंभा बनाता है विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ बनाता है, विजय स्तंभ का निर्माण कौन करा देता है, राणा कुंभा। इसके बाद में नागौर पर उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ। तो नागौर वाला रीजन है, उसमें मेवाड़ और जो मेवाड़ है और वो गुजरात, इन दोनों में क्या होता है, युद्ध हो जाता है, जिसमें गुजरात को भी क्या हरा देता है, कौन, महाराणा कुंभा हरा देता है। फिर 1453 में मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। कुंभा ने जो है मारवाड़ का जो मंडोर वाला रीजन है वो किसने छीन लिया था, महाराणा कुंभा ने। कब छीन लिया था, 1453 में। परंतु बाद में ये क्या है, संधि हो जाती है यहाँ पे। और संधि किससे होती है, अपने पुत्र रायमल का जो विवाह था वो मारवाड़ की राजकुमारी के साथ में कर देता है। ठीक है, तो ये रायमल का विवाह कर देता है मारवाड़ की राजकुमारी के साथ में कुंभा। और ये समय ये मारवाड़ को छीन लेता है, मंडोर छीन लेता है मारवाड़ से 1453 में। बाद में फिर संधि कर देता है, अपने बेटे का विवाह कर देता है वहाँ की राजकुमारी से, संधि हो जाते हैं। और बस यही बात है। तो यहाँ तक की बात में जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो 1433 में ये राजा बना, फिर इसने राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ से समाप्त कर दिया। बाद में जो है इसने कुंभलगढ़ को और चित्तौड़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। और 1437 में सारंगपुर का युद्ध हो गया। सारंगपुर के युद्ध में इसकी जीत हो जाती है, महमूद खिलजी प्रथम को हरा देता है। उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराता है। बाद में नागौर का उत्तराधिकार को लेकर अपने जो है गुजरात और इसमें
मेवाड़ में युद्ध छिड़ जाता है, मेवाड़ का युद्ध जीत जाता है, गुजरात को परास्त कर देता है। जब गुजरात को परास्त कर देता है तो उसके बाद में मंडोर को छीनने की कोशिश में रहता है, मंडोर छीन लेता है 1453 में। फिर उसके बाद में इनके बीच में संधि होती है, अपने पुत्र का विवाह करा देता है वहां की राजकुमारी के साथ में। ठीक है, फिर समधि समधि हो जाते हैं, समधि समधि हो जाते हैं तो लड़ाई नहीं करेंगे। ओके, अब आगे देखो, फिर आती 1456 की बात। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, अब पहले तो हार जाता है सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम, और गुजरात को भी हरा देता है। तो ये दोनों मिलके क्या करते, गुजरात का जो कुतुबुद्दीन था उस समय और ये महमूद खिलजी था, ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। इस संधि को कहते हैं चंपानेर की संधि। कौन सी संधि, चंपानेर की संधि। इस संधि में यह तय किया गया था कि दोनों शासक मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो महमूद खिलजी जो मालवा वाला था, और एक जो गुजरात वाला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हरा देंगे। और उसे हरा कर जो चित्तौड़ वाला जो राज्य है ना, कुंभलगढ़ चित्तौड़ का, उनको क्या कर लेंगे, दोनों बांट लेंगे। पहले दोस्त, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो दोनों दुश्मन मिलकर क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। परंतु क्या होता है, 1457 और 58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मगर कुंभा की जो कूटनीति थी, इसने इन दोनों शासकों में क्या कर दिया, मतभेद पैदा करा दिया और इनको सफलता नहीं मिलने दी। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये, कि इन दोनों को संधि करने के बाद में भी जो है महाराणा कुंभा ने क्या कर दिया, बेवकूफ बना दिया। और बेवकूफ बना के क्या कर दिया, अपने राज्य का बचाव। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया। कितने दुर्गों का, 32 दुर्गों का निर्माण कराया, जिसमें से सिरोही वाला दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये सब दुर्ग क्या है, प्रसिद्ध दुर्ग है। कभी श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कौन बताते हैं, कवि श्यामल दास कुंभा को क्या बताते हैं, 84 दुर्गों में से 82 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। अब बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुंभा को 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन बताता है, कवि श्यामल दास। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध। अब ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जिस दिन पेपर में छप जाएगी। अभी अपने को श्यामल दास नाम याद नहीं रहेगा, अपने को ये तो पता है कि 84 में से 82 इसने बनाए थे, पर ये बात कही किसने थी, श्यामल दास ने, है ना। इस और इसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग, यहाँ ठीक है, कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेषता और भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी कौन है, मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछा जाता है कि इसका शिल्पी कौन है, मंडन है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी, श्रृंगार चोरी मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर। अब देखो, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण तो किसने कराया था, बप्पा रावल ने, जबकि एकलिंग जी के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने। रणकपुर के जो मंदिर थे वो किसने बनवाए थे, महाराणा कुंभा ने। और ये बाकी बेसिक बातें हैं, है ना। तो यहाँ तक की बातों में जो इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो 1456 में जो चंपानेर की संधि किसने की थी, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच में दोनों शासकों ने मिलकर इस पर अटैक करने की कोशिश की, परंतु इसकी कूटनीति के कारण उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रमुख के श्यामल दास कहते हैं कि 32 दुर्ग का निर्माण 84 में से तो इसने करा दिया था, 32 का। तो फिर जो है कुंभ स्वामी का मंदिर चित्तौड़ में, श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, जबकि एकलिंग जी का मंदिर भगवान शिव को समर्पित होता है, परंतु यहाँ पे विष्णु मंदिर है ना। रणकपुर के मंदिर, ये सब मंदिर किसने बनवाए थे, महाराणा कुंभा ने। कुंभा एक विद्या अनुरागी शासक हुआ करता था। कुंभा कहता है कि विद्या अनुरागी शासक था, मतलब बहुत बड़ा विद्वान था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ये ज्ञात होता है कि यह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखने वाला शासक था। कौन से ग्रंथ में ये बात की जानकारी मिलती है, एकलिंग महात्म्य में। ठीक है, कौन देता है ये जानकारी, कान्हा व्यास। कौन देता है, कान्हा व्यास का जो ग्रंथ था एकलिंग महात्म्य, इसमें इस चीज की जानकारी मिलती है कि जो कुंभा था ना, वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, इन सब चीजों में रुचि रखता था। साथ में इसने क्या किया, संगीत, राज संगीत, मीमांसा, सूड प्रबंधन जैसे ग्रंथ लिखे। किसने लिखे थे, महाराणा कुंभा ने। कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, संगीत, राज
संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध इनके क्या थे, ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने जो चंडी शतक जैसे ग्रंथ की व्याख्या कर दी। गीत गोविंद की जो व्याख्या, जो टीका लिखी थी उसकी व्याख्या कर दी। संगीत रत्नाकर पर इन्होंने टीका लिख दी। देखो कितनी बड़ी बात है ना। गीत गोविंद पर इन्होंने टीका लिख दी, संगीत रत्नाकर पर इन्होंने टीका लिख दी, चंडी शतक की व्याख्या कर दी। हाँ, इसके काल में कवि अत्रि और कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। जबकि कुंभलगढ़ का जो शिल्पी था वो कौन था, मंडन। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी, अत्रि और महेश ने की थी। किसने की थी, अत्रि और महेश ने। साथ में इन्होंने जो साहित्य ग्रंथ और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को जो उपाधियां प्राप्त थी वो देखेंगे। महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु। दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु। राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभाजित किया गया। तो ये याद रखनी इसकी उपाधियां में। महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु। राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। ये सब क्या कहे, इन सब उपाधियों से किसे सम्मानित किया था, महाराणा कुंभा को। और कुंभा के ग्रंथ कौन से थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन। और कुंभा ने जो है चंडी शतक की क्या कर दी थी, व्याख्या। साथ में गीत गोविंद पर क्या लिखी, टीका। संगीत रत्नाकर पर क्या लिखी, टीका। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे की बात। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु अंतिम समय थोड़ा सा उसका कष्ट रहा। कुंभा को जीवन के अंतिम समय में एक रोग हुआ था। वो कौन सा रोग था, उन्माद रोग। ठीक है, तो ये उन्माद रोग हो गया ना, तो उसे उन्माद रोग हो गया। तो उन्माद रोग होने के कारण उसी के पुत्र जो था उदा, उसने उदा ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी थी 1468 में। बेटे ने बाप को क्या कर दिया, मार दिया था। तो कुंभा की हत्या किसने की थी, उसी के पुत्र उदा ने 1468 में हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे कौन सा रोग हो गया था, उन्माद रोग। तो अंतिम समय वाकई में इसका कष्ट में रहा कि किसी पिता को जब पुत्र के द्वारा मरना पड़ा, है ना। फिर आता है आपके राजा राणा सांगा। महाराणा सांगा के बारे में हम लोग बात करेंगे। राणा सांगा का जो कार्यकाल रहा आपका 1509 से लेकर 1528 तक रहा। राणा सांगा जो था उसके 3 भाई हुआ करते थे। इसका नाम था संग्राम सिंह। राणा सांगा बहुत जोरदार शासक था ये भी। इसके 3 भाई थे, एक तो पृथ्वीराज, एक जयमल और एक राज सिंह। और चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। 4 भाई हो गए ना, एक तो खुद सांगा हो गया, एक 3 भाई हो गए इसके, कौन कौन, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। अब निम्न में से कौन सा इसका भाई नहीं था, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनाने वाला बना सकता है कि निम्नलिखित में से महाराणा संग्राम सिंह का भाई नहीं था। तो आपको याद होने चाहिए चारों, एक तो पृथ्वीराज, एक जयमल और एक राज सिंह। पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह कौन थे ये, किसके भाई थे, राणा सांगा के। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि चारों राजा बनना चाहते थे, है ना। कौन कौन, पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह और सांगा, ये चारों क्या बनना चाहते थे, राजा। अब ये चारों, ये कहे मैं राजा बनूं, ये कहे मैं बनूं, ये कहे मैं बनूं, ये कहे मैं बनूं, तो भाई होना ही था। फिर अंत में कौन बना राजा, सांगा बन गया। कौन बना, सांगा। अंत में राजा कौन बना, सांगा बना, है ना। और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में इसे हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा ने, सांगा को 1509 में मेवाड़ का क्या बना दिया गया, शासक का बनाया 1509 में। किस नाम से प्रसिद्ध था, हिंदू पथ से। किस नाम से प्रसिद्ध था, हिंदू पथ नाम से प्रसिद्ध था। जबकि विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन प्रसिद्ध था, राणा अमीर, है ना। तो हिंदू पथ के नाम से कौन था, राणा सांगा। 1509 में क्या बन जाता है, शासक। इस समय मालवा पर जो सुल्तान नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। तो जब महाराणा सांगा जो है राजा बना, महाराणा सांगा यहाँ का राजा बना, उस समय मालवा में कौन था शासक, नसीरुद्दीन था। कौन था, नसीरुद्दीन। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। तो एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली।
उस समय जो है जब ये राजा बना 1509 में, उस समय जो सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन। कहाँ पर था? मालवा में, एमपी वाले रीजन में। कौन से रीजन में था? एमपी वाले रीजन में। 1511 में जब इस नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है ना, तो वहां पर एक उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ता है वहां भी। तो उसमें एक राजपूत सरदार था मेदिनी राय, उसके सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को जो है यहाँ का राजा बनने की क्या हो जाती है? सफलता मिल जाती है। पर इस सफलता से मेदिनी राय का कद बढ़ गया, है ना। यहाँ पर एक पहले तो था मेदिनी राय नाम का राजा, वो जैसे ही ये मरा ना यहाँ पे नसीरुद्दीन, तो यहाँ पे उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ा। तो इस महमूद खिलजी को राजा बनाने के लिए इस मेदिनी राय ने क्या की? इसकी हेल्प की, है ना। जब मेदिनी राय इसकी हेल्प करता है तो इसका सम्मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका सम्मान जैसे बढ़ता है ना, तो एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय बन जाता है। कैसे बनता है? जैसे किसी का अस्तित्व ज्यादा होने लग जाता है ना, भले वो कम राजा नहीं है परंतु जैसे मंत्री है कुछ भी है, तो उसका अस्तित्व बढ़ गया। ये बात किसको करने लग गई? महमूद खिलजी द्वितीय को करने लग गई। तो अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को यहाँ से हटा दिया। जब मालवा में जो अमीर लोग थे, उन्होंने गुजरात से सहायता ली, इधर इस गुजरात वाले रीजन से, और यहाँ से इसको क्या कर दिया? हटा दिया। किसको हटा दिया? मेदिनी राय को हटा दिया। ठीक है, तो इस बात से जो मेदिनी राय को जब भी हटा देता है, तो मेदिनी राय कहाँ चल जाता है? राणा सांगा की शरण में आ जाता है। देखो इस बात को अच्छे से समझना, थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लेते हैं अपन थोड़ा सा, है ना। देखो ये एक बार और मैं अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये वाला अपना ये राजस्थान का रीजन हो गया, है ना। यहाँ पर राणा सांगा शासक बनता है। यहाँ पे उस समय होता है नसीरुद्दीन, है ना। नसीरुद्दीन 1509 की बात कर रहा हूँ मैं, जब राणा सांगा शासक बन जाता है। अब ये नसीरुद्दीन मर जाता है, कब मर जाता है? 1511 में मर जाता है ना। तो यहाँ उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है मालवा वाले रीजन में, है ना। तो यहाँ पे महमूद खिलजी जो है इसको राजा बनना होता है, महमूद खिलजी द्वितीय को। तो इसकी हेल्प यहाँ पे करता है कौन? इसकी हेल्प करता है यहाँ पे मेदिनी राय करता है, ये एम से मेदिनी राय मान लो, है ना। तो अब ये मेदिनी राय हेल्प करता है, इसका वो पावर बढ़ जाती है, यहाँ पे पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो मालवा के जो कुछ अमीर लोग हैं, यहाँ पे मालवा के कुछ अमीर लोग हैं, ये कुछ गुजरात के शासकों से मिलकर और इसको यहाँ से भगा देते हैं। किसको? मेदिनी राय को। समझ में आ गई बात? तो ये फिर मेदिनी राय क्या करता है? ये यहाँ से जाके सीधा सांगा के पास चल जाता है। कहाँ पे चल जाता है? सांगा के पास। अब जब ये सांगा के पास जाता है ना मेदिनी राय, तो ये मेदिनी राय की वजह से मालवा के बीच में और ये राजस्थान के मेवाड़ वाले क्षेत्र में क्या छिड़ जाती है? जंग छिड़ जाती है। तो मालवा और मेवाड़ का युद्ध होता है फिर यहाँ पे। इसमें क्या होता है? मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हो जाता है और राणा द्वारा बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि मालवा में कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय था, है ना। और युद्ध होता है किस किस के बीच में? सांगा के बीच में, है ना। क्यों होता है? क्योंकि ये मेदिनी राय इधर से मेदिनी राय भग के कहाँ जाता है? सांगा के पास में, है ना। तो ये जैसे सांगा के पास आता है तो ये क्या कर देता है? इसके ऊपर अटैक कर देता है। कौन? महमूद खिलजी द्वितीय। तो ये महमूद खिलजी द्वितीय अटैक करता है, तो संघ क्या करता है? इसको डिफीट कर देता है, इसको हरा देता है, खुद क्या कर देता है? जीत जाता है। अब मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर आ जाओ इधर ईडर वाले उत्तराधिकार में, है ना। तो ईडर जो उत्तराधिकार का जो प्रश्न था, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं ना। तो ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास एवं मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिसको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में भी संघर्ष हुआ था। ईडर वाला जो रीजन है ना, इस पे उत्तराधिकार का मैटर चला, है ना। फिर कुछ गुजरात पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास रहा और मालवा को जो सहयोग दिया था इसने, किसने दिया था? सांगा ने, है ना। तो कुछ ऐसे मसले थे जिनको लेकर राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। इसको अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली थी, है ना। इडर वाला रीजन था और कुछ रीजन ये थे कि उधर मालवा से गुजरात वाले हेल्प कर रहे थे ना उसकी, महमूद खिलजी की मेदिनी राय को निकलवाने में। तो इस मैटर को लेके मुजफ्फर के बीच में और सांगा के बीच में भी क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी पक्ष को क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। फिर आती 1517 की बात।
1517 में क्या होता है, 1517 में महाराणा सांगा का खातौली का युद्ध होता है। खातौली वर्तमान में कहाँ पे, कोटा में है। और इसमें युद्ध होता है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और इसके बाद में राणा सांगा ने, हाँ तो यहाँ पे खातौली का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में। तो यहाँ पे भी कौन जीतता है, महाराणा सांगा जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को क्या कर देता है, परास्त कर देता है। तो ये सन पूछा जाता है, 1517 में युद्ध हुआ था। खातौली कहाँ पड़ती है, तो कोटा में। इसके बाद में जो राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर में युद्ध किया था वापस इब्राहिम लोदी को से। तो इब्राहिम लोदी से दो युद्ध हुए है ना। तो एक तो हुआ था 1517 में है ना, और एक हुआ था आपका बाड़ी धौलपुर का युद्ध है ना, बाड़ी धौलपुर का युद्ध। तो दोनों में इब्राहिम लोदी को हरा देता है ना। ये दोनों युद्ध किससे होते हैं, इब्राहिम से होते हैं। और दोनों में ये हरा देता है किस किस के बीच में, संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में है ना। एक कौन सा, वो खातौली का युद्ध है ना, ये याद करना आप थोड़ा सा, ये मैं मिटा दूंगा इसको, नो टेंशन। तो दोनों आपको याद होने चाहिए। तो एक तो कौन सा हुआ था, खातौली का युद्ध हुआ था इसके साथ में, एक हुआ था बांडी धौलपुर का युद्ध। क्लियर, किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ। दोनों युद्ध कौन जीतता है, सांगा। सांगा से इस सांगा की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है इस युद्ध के बाद में। फिर आता है उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक हो जाता है सांगा, क्योंकि भाई इतने सारे युद्ध जीत के आए। फिर उसके बाद में आती है 1526 में। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके कौन, बाबर। 1526 में इब्राहिम लोदी का बाबर से भी युद्ध होता है। तो 1526 में बाबर जैसे इब्राहिम लोदी को हरा देता है पानीपत के युद्ध में, वो आगरा पर अधिकार कर लेता है। और बाबर ने फिर उसी समय राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध भी कूच कर दी। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा भी उसकी मदद करेगा, परंतु सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। और इसी वजह से जो है, हालांकि इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई, और तो इस वजह से जैसे मान लो कि उसने, बाबर ने सांगा पर आक्रमण करना शुरू कर दी। दोनों ही शक्तिशाली थे, महत्वाकांक्षी थे, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों में युद्ध तो होना ही था भाई। देखो, एक जंगल में दो शेर कभी नहीं रह सकते थे। तो बाबर भी अपने आप को बहुत वो पावरफुल मानता था, तो इसलिए तो उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। और इधर इब्राहिम लोदी को सांगा ने 2 बार हरा दिया। कौन कौन से युद्ध में, खानवा और बांडी धौलपुर के युद्ध में। तो फिर आगे देखते हैं अपन। तो फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होने की वैसे बातचीत चलने लगी, भाई तूने मेरा साथ नहीं दिया, मैं तेरे को मारूंगा, ऐसे करके रहे ना। तो भाई ऐसे अटैक करने की प्लानिंग बना ली, किसने बना ली, बाबर ने। तो फिर अब देखो, यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, परंतु इससे पहले बयाना के युद्ध में जो है सांगा की विजय हुई थी, मतलब बाबर की सेना को पराजित किया था। फिर 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, और तोपखाने और तुलगमा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। देखो, इनके बीच में 2 युद्ध हुए। एक तो हुआ था खानवा का युद्ध है ना, एक तो हुआ था खानवा का युद्ध, एक हुआ था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध होता है पहले वाला युद्ध। बयाना का युद्ध जो हुआ था फरवरी 1527 में, जिसमें बाबर की सेना को हरा दिया था। किसने हरा दिया था, सांगा ने हरा दिया था। किसने हरा दिया था बयाना के युद्ध में, सांगा ने हरा दिया। किसको हरा दिया, बाबर को। फिर बाद में जो है 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, 17 मार्च 1527, ये डेट याद करना इंपॉर्टेंट। 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, खानवा के युद्ध में कौन जीतता है, खानवा के युद्ध में जीतता है बाबर। बाबर की विजय हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसने तोपखाने तुलगमा पद्धति का प्रयोग कर लिया था, है ना। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब वो राणा सांगा पराजय का बदला लेने के लिए वापस चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया था, तो उसी के सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष देकर क्या कर दिया, सुला दिया। जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में क्या हो गई, सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का क्या है, समाधि स्थल है। देखो, महाराणा सांगा के भी मैंने युद्धों के बारे में एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताई है, और इन युद्धों में से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, है ना। और एक जो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो बसवा दौसा में इनकी मृत्यु हुई। समाधि कहाँ बनी हुई है, मांडलगढ़ में बनी हुई है।
कब मृत्यु हुई, ये तारीख भी याद करनी है, थी जनवरी 1528 को। जबकि 17 मार्च 1527 को क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। इससे पहले फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ, है ना। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में, बाबर और उसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच में। 1517 में अपन ने युद्ध की बात की थी, खातुली के युद्ध की। और पांडी धौलपुर का युद्ध 18 में हुआ था, है ना। फिर उससे पहले सांगा ने अपने गुजरात में मुजफ्फर से भी युद्ध किया था, संघर्ष हुआ था। फिर उससे पहले जो है सांगा ने महमूद खिलजी के टाइम पे मेदिनी राय को सहायता दी। ये सारी चीजें किसके बारे में दी, महाराणा सांगा के बारे में। तो मुझे लगता है कि सांगा के बारे में हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद आती है राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह शासक बनता है। राणा रतन सिंह का शासन काल रहता है 1528 से 1531, यानी कि 1 साल का शासन रहता है। उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनता है ना। तो राणा विक्रमादित्य के बाद में जो है आपका उदय सिंह बनेंगे शासन। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो वही दे रखे हैं इसमें भी, और अपन को भी पूरे करनी है। तो आज की क्लास लंबी तो होगी ये, पर अब आप कहो जितना करा दूं मैं, या 2 पार्ट में करा दूं इसको, तो आपको मैं जहाँ तक है कि मेवाड़ मेवाड़ पूरा करा देता हूँ। फिर देखते हैं अगली, देखो करते हैं कोशिश जहाँ तक मेरे से जितना हो पाएगा, है ना। तो राणा उदय सिंह की बात कर लेते हैं अभी तो अपन, फिर बाद में सोचेंगे कितना क्या करना है ना। राणा उदय सिंह 1537 से लेकर 1572 तक इसका शासनकाल रहता है। तो ये शासनकाल आपको याद करने, कुछ भी हो जाए, जान जाए भले कुछ ही हो, है ना, पर याद करने, क्योंकि किसी का भी शासनकाल उठा के दे सकता है आपको वो। तो राणा उदय सिंह राजस्थान के इतिहास में महान बलिदान देने के कारण, जो आपकी एक पन्ना दाई थी, उसने अपने पुत्र का चंदन का बलिदान दे दिया और उदय सिंह को बनवीर से बचाया। तो राजस्थान के इतिहास में महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को जो है बनवीर से बचाया था। ठीक है, किसने दिया था बलिदान, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान। ये कथा सबको पता है। ये पन्नादाय उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ किले में ले जाती है और वहीं पे इसका लालन पालन करती है। तो अभी ऐसे भी क्वेश्चन बना सकती है कि पन्नादाय ने उदय सिंह को बचा के किस किले में रखा था, तो वो कुंभलगढ़ के किले में रखा था। यहीं पे मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हो जाता है और उदय सिंह 1559 में उदयपुर नगर बसाकर अपनी राजधानी बना लेता है। यहाँ तक कि अपने को पता है कि चित्तौड़ में कुंभलगढ़ को राजधानी किसने बनाई थी, कुंभा ने। और चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाई थी, जयद्रथ सिंह ने। और उदय सिंह अपने जो उदयपुर शहर बसा लेता है 1559 में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1559 में जो है उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी और उसे राजधानी बना लिया। किसने बना लिया, राणा उदय सिंह ने। यहाँ पर उसने उदय सागर झील का निर्माण किया। कौन सी झील का निर्माण किया, उदय सागर और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। किसने कराया था, उदय सिंह ने। अक्टूबर 1567 की बात है और अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर जैसे अकबर ने आक्रमण किया तो इसके सरदारों ने कहा कि उदय सिंह जी आप भग लो यहाँ से। उदय सिंह किले की रक्षा का भार देके जयमल फत्ता को छोड़ गया और जयमल फत्ता को छोड़ के खुद कहाँ चल गया, पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के लिए जो जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। अकबर ने जयमल फत्ता की जो वीरता से मुक्त होकर यहाँ पर आगरा के किले में बाहर उनकी हाथी पर सवार क्या बना दी, पत्थर की मूर्तियां। उदय सिंह के बारे में 2-4 बातें ही है भाई। पहला तो एक ही 1537 से लेकर 72 तक इसका शासन काल रहा, है ना। तो इतिहास में महाबलिदान किसने दिया था इसके लिए, पन्नादाय ने। उसके बेटे चंदन को छोड़ के इसको बचाया, कुंभलगढ़ के किले में इसकी रक्षा की। मालदेव का सहयोग रहा है इसके साथ में। तो ये थोड़ा याद रखना कि किसके सहयोग से ये जो राजा बना, तो मालदेव के सहयोग से ये राजा बना। कौन बना, उदय सिंह बना। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी किसे बनाया, उदयपुर को बनाया। फिर इसने उदय सागर झील और मोती महलों का निर्माण कराया। मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करा लिया। फिर अकबर आक्रमण करता है अक्टूबर में। कब करता है, अक्टूबर 1567। अब देखो टिपिकल बनाने वाला क्वेश्चन क्या करेगा। अकबर ने जो है आपके उदय सिंह पर कब वार किया था, अक्टूबर 1567, अगस्त 1567, जनवरी 1567, जून 1567। जब आपको पता ही है कि किताब में लिखा हुआ है अक्टूबर। अब वो बनाने वाला है ना, कुछ भी बना सकता है।
क्योंकि इस हद तक जारी है आपके आरएसएस भी और आरपीसी, तो आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए। किले की रक्षा का भार किसे सौंपा? जयमल पत्ता को सौंप दिया, और इसी की जो है वो मर जाते हैं वहां पे, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं जयमल पत्ता। तो इस वजह से फिर जो है अकबर को अच्छा लगा कि यार ये दोनों जोरदार आदमी है, तो इनकी क्या हाथी पर सवार करके इनको पत्थर की मूर्तियां बनाए आगरा के किले के बाहर लगवाई, भाई यहाँ रहे तुम, यहाँ होने चाहिए थे तुम लोग, है ना, ऐसा कुछ रहा था। अब हम बात करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप का शासन काल रहा 1572 से लेकर 1597 के बीच। कब कब रहा? 1572 से लेकर 1597 के बीच किसका शासन काल रहा? महाराणा प्रताप का शासन काल रहा। तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्म हो जाता है किसका? महाराणा प्रताप का। तो जब ये इनका जन्म हो जाता है 1540 में कुंभलगढ़ में, फिर इनको 1572 में मेवाड़ के शासक बना दिया जाता है। जब उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, सबसे पहले जो उदय सिंह था उनके पुत्र थे जगमाल और महाराणा प्रताप। तो जब पहले उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु मगर वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया और प्रताप को राजगद्दी पे बिठा दिया। उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का शासन था, वही था, उसी समय की बात है ये। अकबर के समय की प्रताप के सामने दो मार्ग थे कि या तो वो अकबर के अधीनता स्वीकार कर ले और सुविधापूर्ण जीवन को जी ले, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश के प्रतिष्ठा को बनाए रखे। तो उसने क्या कहा कि भाई ऐसी गुलामी भरी जिंदगी से अपने दूसरा विकल्प बढ़िया है। तो उन्होंने क्या किया भाई, कष्ट उठाने थे, परंतु प्रताप क्या चुनता है? संघर्ष को चुन लेता है। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ की जो है संगठित करने का बीड़ा उठा लिया। अपने कर्तव्य और विचारों को उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। मेवाड़ ने प्रथम बार में इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनका सम्मान बढ़ाया। तो किस शासक ने भीलों को, मतलब भील जनजाति को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद दिए या फिर उनको सम्मान बढ़ाया? ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के पूछे तो आपको पता है मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए इन्होंने गोगुंदा को अपना निवास स्थान बनाया। ठीक है, गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया था। मतलब पहले वो रहते थे गोगुंदा में, है ना, तो यहाँ पे गोगुंदा में थोड़ा सा इनकी जान ज़्यादा हो रही थी जासूसी, तो इन्होंने क्या कर लिया, कुंभलगढ़ अपना निवास स्थान बना लिया। अकबर को भी अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपना अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के लिए कई सारे प्रयास किए और 1572 से लेकर 1576 के मध्य उन्होंने 4 शिष्टमंडल तैयार किए, जिसमें जलाल खां को पहले भेजा, फिर मान सिंह को, फिर भगवान दास को, फिर टोडरमल को। इन चारों को कंटिन्यू भेजा, परंतु महाराणा प्रताप ने संधि में कोई रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी शुरू करने के लिए कहाँ पहुंचा? अजमेर पहुंचा, और वहीं रहकर वहीं से उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान पर भेज दिया और मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। वैसे महाराणा प्रताप के बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ें जानते हो। एक तो यहाँ पे आपको याद करना है कि उनका जन्म कब हुआ था, वो राजगद्दी कब संभाली, उन्होंने 1572 में संभाली। और थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि भीलों को जो है उन्होंने अच्छा पद दिया, मतलब, और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा। ये 2-4 चीज़ें हैं इसमें तो इम्पोर्टेंट, बाकी अपन। और फिर जो गोगुंदा से अपना निवास स्थान उन्होंने कहाँ कर लिया था ट्रांसफ़र? कुंभलगढ़ कर लिया था। और अकबर ने समझौते के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। जमावटो आपको याद होगा, इसी जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल जैसे शिष्टमंडलों को किसके पास भेजा? महाराणा प्रताप के पास में भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप ने इसमें कोई भी रुचि नहीं बताई। जब इन्होंने रुचि नहीं बताई तो 1576 में क्या किया अकबर ने? मेवाड़ अभियान की तैयारी शुरू कर दी, अजमेर आ गया और वहां से उसने क्या किया, मान सिंह को मेवाड़ के अभियान का नेतृत्व सौंप दिया कि भाई जाओ, अब तो मेवाड़ पर क्या कर दो, तुम आक्रमण कर दो, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तो आपने मान सिंह क्या करते हैं? मान सिंह 18 जून 1576 को खमनोर के पास में मुगल सेना का प्रताप से युद्ध होने लग जाता है। इतिहास में इसे हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध में मुगल
सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह रहा, जबकि प्रताप सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूर ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर व्यक्ति थे झाला बीदा। इन्होंने प्रताप का मुकुट धारण कर लिया और युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। ये युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा। क्या कहा? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा गया। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध कहा। जेम्स टोड ने इसे क्या कहा? हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। देखो इसमें क्या क्या है। इसमें यह कि युद्ध कब हुआ? पहली बात तो ये कि खमनोर के आसपास वाले रीजन में युद्ध हुआ और ये हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हो। तो कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? तो भाई अकबर की तरफ से तो किसने किया? मान सिंह ने। और प्रताप की तरफ से किसने किया? हकीम खां सूर ने किया। अब जब जान इनकी खतरे में थी तो मुकुट किसने धारण किया? झाला बीदा ने। और ये युद्ध क्या रहा? अनिर्णायक रहा, है ना। युद्ध क्या रहा? अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध। खमनोर की घाटियों में हुआ था, इस वजह से। बदायूनी इसे कहता है गोगुंदा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहता है बदायूनी? गोगुंदा का युद्ध। जेम्स टोड इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में वो कहाँ रहने लगे? पहाड़ों में। बस ये बेसिक चीज़ें सब आप जानते हो, बट अपना उद्देश्य ये है कि इसमें जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं ना उनको अच्छे से याद करें बस, क्योंकि इसकी प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है अपने लिए इस बुक की। इस बुक को अपन प्रायिकता देंगे हर चीज़ में, है ना। अब यहाँ से हम देखते हैं 1576 के बाद में 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए कई सारे अभियान भेजे, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में बहुत सारी घटनाएं हुई, जिनमें से दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ करता था अमर सिंह। 1580 के आसपास शेरपुर में मुगल शिविर लग रहा था, है ना। शेरपुर में कौन सा शिविर लग रहा था? मुगलों का शिविर लग रहा था। उस पर आक्रमण कर देता है कौन? अमर सिंह। कब करता है? 1580 में। और वहां पर अब्दुल रहीम खान खाना का परिवार की जो महिलाएं थी ना, उनको पकड़ के ले आता है। वो कहाँ ले आता है? मेवाड़ में बंदी बना के ले आता है लेडीजों को सारी कोई। अब्दुल रहीम खान खाना की जो लेडीजें थी परिवार के, वहां पे 1580 में शेरपुर से वहां पे उठा के ले आता है। कहाँ ले आता है? मेवाड़। इस घटना की जानकारी जब महाराणा प्रताप को मिली तो उसने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिया। अरे क्या कर दिया तूने? वापस लेके जा। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण रहा है। 1582 में फिर दिवेर चौकी पर वापस उसने आक्रमण किया। किसने किया? अमर कुंवर सिंह ने। वहां पर जो तैनात थे मुगल अधिकारी, सुल्तान खां को एक ही भाले से जो है परलोक पहुंचा दिया। किसने? अमर सिंह ने। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था ना, उस समय सुल्तान खां के बाल लगाए थे ये कि किसने? अमर सिंह ने। एक ही बाल में सुलटा दिया। ठीक है। दिवेर की विजय के बाद पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा, दिवेर के युद्ध को। फिर आती है 1585 में अकबर की जो मेवाड़ की तरफ कोई भी, फिर इस 1585 के बाद अकबर जो है मेवाड़ की तरफ कोई भी अभियान नहीं भेज सका। 1585 से लेकर 97 के बीच में प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ छोड़कर शेष राज्य पुनः वापस प्राप्त कर लिया। अब देखो कौन कौन से राज्य प्राप्त नहीं कर सका महाराणा प्रताप? चित्तौड़ और मांडलगढ़, ये याद रखना आपको, है ना। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उसने अपनी चामुंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1997 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो जयंती आने वाली है महाराणा प्रताप की। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और चावंड के पास बांडोली नामक गांव में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बांडोली नामक गांव में। इनकी मृत्यु कब होती है? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। जबकि जन्म कब हुआ था महाराणा प्रताप का?
महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 19 मई को। हाँ 9 मई को, सॉरी 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ था। जन्म और मृत्यु दोनों याद रखनी है, दोनों तिथियां इंपॉर्टेंट है। फिर इम्पोर्टेंट कथन ये कि प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो कि प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। ये लाइन याद कर लेना आप। आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई भी घाटी नहीं रही होगी जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य से उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली और दीवार को मेवाड़ का मैराथन है, ऐसी बातें भी इन्होंने कही है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी महाराणा प्रताप की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर हम देखते हैं मेवाड़ के अमर सिंह की बात को। मेवाड़ के अमर सिंह की बात को हम लोग देखते हैं। तो मेवाड़ के अमर सिंह की बात अपने को पता ही, एक तो 1582 वाली घटना आपको अच्छे से याद है ना, एक 1580 वाली घटना आपको याद है। 1580 में इसने क्या किया था, शेरपुर चौकी से अब्दुल रहीम कारखाना की जो थी, अब्दुल रहीम कारखाना की जो महिलाएं थी उसको क्या कर लिया इन्होंने, बंदी बना लिया था और ले आए थे घर पे कहा मेवाड़ में, और इसको फिर वापस किसने भेजा था, प्रताप ने वापस रिटर्न कर दिया था। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ है ना, दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर के युद्ध में सुल्तान खां को क्या कर दिया इन्होंने, सल्टा दिया। किसको सल्टा दिया, सुल्तान खां को सल्टा दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम और कुछ। फिर जैसे 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी को, है ना, 19 जनवरी को। तो कौन शासक बन जाता है, शासक बन जाता है आपका कौन, अमर सिंह आपके शासक बन जाते हैं। शासक बनने के उपरांत उन्होंने मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। फिर 1613 में ये जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा। 1613 में जहांगीर जब राजा बन गया था तो स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां को मेवाड़ का अभियान सौंप दिया। तो उसने मेवाड़ में कुछ लूट मार की और कुछ आगजनी, है ना, कुछ आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो ऐसी कंडीशन में मेवाड़ के सामंतों भी युद्ध से उब गए थे, वे कहाँ तक लड़े यार, उनकी जागीरें भी वीरान होने लग गई। तो उस समय कुंवर कर्ण सिंह जो कि इसका बेटा था, किसका, अमर सिंह का, अपने पक्ष में कर रणा पर मुगलों पर संधि करने का दबाव बनाने लग गए। कौन, मेवाड़ के सामंत। तो सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा। भाई ठीक है, बेटा भी कह रहा है और तुम भी कह रहे हो, ठीक है भाई संधि स्वीकार कर लेते हैं, अब क्या करें। तो भाई 1615 में जो है इन्होंने क्या कर ली, मेवाड़ मुगल संधि स्थापित कर ली। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया, मगर संधि होगी, परंतु चित्तौड़ को जो है मेवाड़ को लौटा दिया, मगर उसकी मरम्मत करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। आने वाले 90 वर्षों तक चले आ रहे मेवाड़ मुगल संधि का जो संघर्ष था, 90 वर्षों तक जो है मेवाड़ और मुगल का संघर्ष रहा। कितने वर्षों तक रहा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष कितने वर्षों तक रहा। तो 90 वर्षों तक रहा। और मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो जाता है किसके समय, महाराणा अमर सिंह के समय संधि कब होती है, 1615 में हो जाती है। और राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पिता की तरह रहना था। उनको मतलब नहीं पसंद आया भाई किसी के अपन दबाव में रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, स्वयं को राज कार्य से विरक्त कर दिया और भैया अपन बन गए सन्यासी। ठीक है, जहांगीर ने जीवन की एक सबसे बड़ी सफलता मानी कि भाई जो काम मेरे दादा परदादा नहीं कर पाए ना अकबर, और वो काम अपन ने कर दिया, है ना। तो उस समय खुर्रम और इनके बीच में थोड़ी संधि हो जाती है, अमर सिंह के बीच में, कर्ण सिंह दबाव बढ़ा देता है। तो ये इसकी कहानी थी, है ना। अब आता है राज सिंह। ये राज सिंह इम्पोर्टेंट शासक है ये भी, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से देखेंगे। इसका काल पूछा गया था एक बार पेपर में कि महाराणा राज सिंह का शासन काल कब से कब तक रहा। तो 1652 से लेकर 1680 तक इसका शासन काल रहा। राज सिंह के शासन बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य जो पूरा करने का निश्चय किया। क्यों,
क्योंकि अब जैसे मुगल संधि थी, मेवाड़ मुगल संधि जो 90 वर्षों के संघर्ष को समाप्त करती है, उस मुगल संधि में ये बात कही थी कि मेवाड़ में आप जो है जीर्णोद्धार नहीं करवा सकते, महलों का निर्माण नहीं करा सकते। राज सिंह ने क्या किया, सबसे पहले ये मरम्मत करने का काम करते हैं अपन, इस संधि को धीरे धीरे तोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मरम्मत का कार्य शुरू किया, लेकिन मुगल सम्राट ने जैसे 1615 में मेवाड़ मुगल संधि की जो शर्तें थी उसके प्रतिकूल माना इसको, और चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ में सादुल्ला खान को भेज दिया। भाई कैसे बना दिया तूने ये, है अपने पहले संधि हो रखी है मेवाड़ मुगल, तो इसको नहीं बना सकता, सादुल्ला खान को भेज रहा हूँ मैं 30,000 लोगों के साथ में, ठीक है। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित नहीं समझा और अपनी सेना को वहां से क्या कर लिया, हटा लिया। भाई काय मतलब वो ना लड़बाजू, 30,000 है बेटा, अपना पा यान की व्यवस्था होना बाहर। मुगल सेना कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। भाई ठीक है, अभी इसने इतना कर दिया ना, भाई तूने नया नया जो काम कराया ना अभी, उसको मैं क्या कर देता हूँ, ढहा देता हूँ, उसको निपटा देता हूँ। फिर 1658 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। 1658 में जो मुगलों के जो बेटे थे ना, औरंगजेब और इनके बीच में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। परंतु महाराणा किसी का भी समर्थन नहीं करना चाहता था, तो महाराणा ने टालमटोल शुरू कर दी, है ना। जब वह औरंगजेब दिल्ली का शासक बनाना, तो प्रारंभ में तो उसके संबंध अच्छे रहे, भाई हाँ अपन ताके अडिया तो राजा बनवेड़ा, मैं थाके अडिया, है ना। तो फिर बाद में क्या औरंगजेब को लगा भाई हाँ ठीक है, अच्छा है अपने साथ में था, है ना, ऐसा फील कराया उसको। जब औरंगजेब ने उसे 6,000 जात दे दिए और 6,000 जात का मनसब प्रदान कर दिया, है ना। औरंगजेब को लगा भाई राज सिंह ने भी साथ दिया था अपना, इसको 6,000 का अपन क्या कर देते हैं, मनसब दे देते हैं। किंतु जब बात आई किसकी, प्यार की, मोहब्बत की, चारुमती की, जब चारुमती की बात आई ना भैया, दोस्त दोस्त ना रहा, है ना। तो अटैक भाई, चारुमती किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, तो उसने औरंगजेब से होने वाला था से विवाह करके राज सिंह ने क्या कर लिया, 1660 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। अब औरंगजेब अरमान सजा रहा था चारुमती से विवाह करने का, तो 1660 में राज सिंह बीच में लपक लिए किसको, चारुमती को, ले गया, उठा के ले जा, भगा के ले गया, है ना, छिपा के ले गया। तो औरंगजेब को दिल दुख गया, उधर अप्रसन्न हो गया वो। इसके बाद में 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगा दिया वापस। भाई मैं जजिया कर लगा रहा हूँ, तो उसका भी उसने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। किसने कर दिया, राज सिंह ने। भाई जजिया कर नहीं, गंदी बात नहीं। तो फिर भाई साहब मुगल और मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दे दिया, है ना। तो मुगलों और मारवाड़ के बीच में युद्ध हुआ, तो राज सिंह ने यहाँ पे भी राठौड़ों का साथ दे दिया। तो राज सिंह आ गया क्या, ब्लैक लिस्ट में आ गया। ब्लैक लिस्ट में आ गया, थोड़े दिनों बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, 1680 में। तो दो चार बातें थी इसकी राज सिंह की इम्पोर्टेंट। क्या क्या बातें थी भाई, एक तो जो इसने वापस जीर्णोद्धार शुरू करवाया चित्तौड़ का, तो 1615 में सादुल्ला खां को बेच के इसको ढहा दिया गया। फिर उसके बाद में जो है इनके बीच में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ा 1658 में, तो उसने किसी का भी साथ नहीं दिया। फिर 1680 में चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, 60 में लेके भग गया। फिर लेके भग गया तो फिर बाद में जो नाराज हो गया औरंगजेब, फिर इसने जजिया कर लगाना शुरू कर दिया 1679 में। जब जजिया कर लगाया तो इसने कहा भाई गंदी बात नहीं चलेगी, गंदी बात नहीं चलेगी। फिर इसके बाद में मारवाड़ों के साथ में जब मुगलों का युद्ध हुआ तो मारवाड़ों का साथ दे दिया। उसके बाद में 1680 में राज सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। फिर इसने दो चार काम कराए, वो देख लेते हैं अपन। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से इसने गोमती नदी के पानी को रोक कर एक झील का निर्माण करा दिया। उस झील का निर्माण कराया तो उसका नाम रखा राजसमंद झील। क्या नाम रखा, राजसमंद झील। इस झील के उत्तरी किनारों पर नौचौकी नामक एक स्थान पर एक प्रशस्ति लिखी गई, इसका नाम है राज प्रशस्ति, ठीक है। इसके ऊपर एक शिलालेख लगवा दिया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने, और यह जो है 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो यहाँ तक की बात अपन ने कर ली। राज सिंह में इम्पोर्टेंट बात यह कि गोमती नदी को रोक ली, राजसमंद झील का निर्माण करा लिया, नौचौकी की पाल पर एक प्रशस्ति बनाई, राज प्रशस्ति।
और राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट दास द्वारा की गई 25 काले जो है संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है प्रशस्ति है, जो कि संसार का सबसे बड़ा क्या है? शिलालेख। तो इस सब के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से जो है इस बुक के अनुसार जो है आंसर दे सकते हो। तो अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे नए सेशन के साथ। धन्यवाद। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और गोहिल वंश पूरा हुआ है, परंतु एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर किया गया है। तो अगली क्लास में आगे के जो राजवंश है उनको हम लोग देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।